इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी 02 में आपका स्वागत है। पार्ट 1। चैप्टर 1। इलाहाबाद। शाम का वक्त। संगम के किनारे पर रेत पर बैठा एक लड़का जो कि बहुत खामोशी से शाम के सूरज को डूबते हुए देख रहा था। उसकी आंखें देखने से लगता था कि जैसे उसमें बहुत दर्द है, पर उस दर्द के साथ गुस्सा भी था। वो वहां काफी देर से बैठा था तो एक नाव वाले ने उससे पूछा, अरे बेटा, आज सवारी करिएगा? ये है राजस्थान के एक बड़े से गांव के ठाकुर रूहान सिंह। उस लड़के ने नाव वाले की आवाज सुन उसकी तरफ देखा और सर हिला, बस हाँ कह दिया बिना किसी एक्सप्रेशन के, और फिर वो धीरे से उठ के उसकी नाव में चढ़ गया। नाव वाला भी अपनी पतवार चलाने लगा। रूहान उस नाव में खामोशी से लेटा हुआ था और आंखों को बंद कर ना जाने क्या सोचे जा रहा था। कुछ वक्त तक ऐसे ही नाव में घूमते रहने के बाद उसने नाव वाले को हाथ से इशारा किया कि वो नाव वापस से किनारे पर लगा दे। उसने भी उसके इशारे के कहे मुताबिक नाव किनारे पर लगा दी। रूहान उतरा और उसे पैसे दे आगे बढ़ गया। संगम से निकल वो सीधा हनुमान मंदिर के रास्ते की तरफ बढ़ गया था। उस रास्ते पर जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था, उसके कानों में शाम की आरती की और घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ में बढ़ती ही जा रही थी। वो चढ़ाई चढ़ के ऊपर आया और खड़ा होकर साउथ इंडियन महादेव के टेम्पल को देखने लगा, और फिर एक नजर डाल वो वहां से चल दिया। बहुत से लोग इस वक्त दर्शन करने आए हुए थे, पर उसे देख के लग रहा था जैसे भगवान और उसकी जन्मों से बैर है। वो ना किसी मंदिर में गया और ना ही किसी मंदिर के सामने हाथ जोड़ा। वो बाहर आया और गाड़ी जहां उसने पार्क की थी उसने वहां आके अपनी गाड़ी ली और चल दिया इलाहाबाद की सड़कों पर। वैसे शाम के वक्त इलाहाबाद को सड़कों का मजा ही कुछ और होता है। आप कभी भी यहाँ घूमने जाए तो रात में जरूर बाहर निकले। और खासकर यहाँ का सरस्वती घाट रात के वक्त स्वर्ग से कम नहीं लगता है। सामने बहती गंगा जमुना और सीढ़ियों पर बैठकर उसको देखना बहुत ही सुखद आनंद देता है। यहाँ की सड़कों पर आपको भीड़ मिलेगी, पर जब आप वहाँ की भीड़ भरी सड़कों का आनंद लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इलाहाबाद है क्या चीज। आपको यहाँ खुसरो बाग भी मिलेगा। यहाँ के हर फ्लाईओवर पर आपको गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है उसका दृश्य बना होगा। रूहान इन्हीं सब को देखता हुआ गाड़ी चला रहा था। वो सिविल लाइंस से होता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन देखा तो उस पर मां शो हो रहा था। उसने फोन को बगल वाली सीट पर ही रख दिया और चल दिया अपने घर की तरफ। उसने जाकर घर के बाहर की जगह पर गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया, घर का गेट खोलकर। घर के अंदर की लाइट्स ऑन की तो एक बार फिर उसका फोन बज गया, पर इस बार उसने फोन कट नहीं किया बल्कि उठा के बात करने लगा। हाँ प्रणाम। उसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज थी जो थोड़ी परेशान लग रही थी। रूहान, आप कैसे हैं? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनके ये बोलते ही रूहान ने कहा, माँ मैं ड्राइव कर था इसलिए फोन नहीं उठाया। सब ठीक है यहाँ? तो आप इस बार आ रहे हैं ना महापूजा में? उनके इतना पूछते ही रूहान ने फोन कट कर दिया और एक मैसेज लिख भेज दिया, जिसे साक्षी देवी ने मिलते ही समझ लिया कि इस बार भी उसकी नाही है। ये थी रूहान की माताजी साक्षी देवी, जो कि राजस्थान में अपने महल में ही रहती थी। वो इस महल में रहती तो थी, पर उनका दिल दिमाग दोनों अपने बेटे रूहान की तरफ ही रहता था। फोन कट करने के बाद रूहान ने अपने रूम में जाकर चेंज किया और बाहर आकर अपने लिए कॉफी तैयार करने लगा। कॉफी बना, वो कॉफी मग लिए आकर हॉल में बनी खिड़की के पास खड़ा हो गया। सर्दी का मौसम था, पर उसने बस एक टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। वो कॉफी पी ही रहा था कि तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने देखा उसके दिल्ली वाले ऑफिस से फोन था। अरे सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई कि रूहान सिंह ठाकुर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, पर वो अपना काम यहाँ इलाहाबाद से ही करता था, पर अपने ऑफिस की हर खबर को वो अपने पास अप टू डेट रखता था, जो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता था। उसने फोन उठा के बात की तो उधर से कुछ सुन उसने बस इतना कहा, मैं कल दोपहर तक वहां रहूंगा, आप मीटिंग फिक्सर करें, और ये बोल उसने फोन रख दिया। रूहान के फोन पर उसके दिल्ली वाले ऑफिस से कॉल आया था। उसने सारी बात सुनकर वहां आने के लिए बोल दिया था। उसने ये बोलकर फोन रखा और कॉफी पीते हुए सोचने लगा। वो इस घर में अकेला ही रहता था, और इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी वह अकेला था, न कोई दोस्त ने कोई प्यार करने वाला। माँ थी, उससे भी वो दूर ही रहता था। उसकी जिंदगी में वीराने के रंग के अलावा कोई रंग नहीं था, और उसने इस रंग को खुद चुना था।
रूहान ने कॉफी खत्म कर अपने कमरे में चला गया। उसने अपनी पैकिंग की और आकर कल की मीटिंग के लिए सब देखने लगा। कुछ देर बाद उठा और खाना बना करके सो गया, क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी निकलना था एक सफर पर। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सफर उसे एक नई मंजिल से मिलाने वाला था। सुबह का वक्त, रूहान का घर। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरा थे। रूहान जब रेडी होकर बाहर आया तो घर सामने 5 गाड़ियां खड़ी थी और सबके सामने बॉडीगार्ड्स थे। उसे इस वक्त देखकर लगता था कि वो सच में ठाकुर और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी इस पर्सनैलिटी को इस वक्त कोई देखता तो सच में शॉक्ड हो जाता, क्योंकि जो रूहान संगम के एक किनारे पर बैठा था, जो रूहान इस सिंपल से घर में रहता था, और जो इस वक्त खड़ा था, वो तीनों ही शख्स जैसे एक इंसान में होने के बावजूद भी अलग थे। वो बाहर निकला तो उसका मैनेजर नील जल्दी से आकर उसका लैपटॉप वाला बैग संभाल के उसके हाथ से ले लेता है और एक आदमी को इशारा कर गेट को लॉक करने को कहता है। एक आदमी गेट लॉक करता है और रूहान आकर बीच वाली गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बैठते ही नील और बाकी सब भी अंदर आकर बैठ गए। गाड़ी एक लाइन से आगे बढ़ गई। रूहान एकदम खामोश बैठा था। उसकी गाड़ी आकर मेहरौली एयरपोर्ट रोकती है। इस एयरपोर्ट पर 2 तरफ की फ्लाइट आती है, पहली है एयरफोर्स की और दूसरी है दिल्ली जाने वाली, और जो दिल्ली जाती थी वही शाम को 4 बजे वापस भी आती थी। रूहान का प्लेन वहां खड़ा था। वो गया, चेकिंग करा के उसमें बैठ गया अपने मैनेजर और बाकी गार्ड्स के साथ। राजस्थान, दोपहर का वक्त। राजस्थान की रेत पर एक लड़की भागते हुए चली जा रही थी। उसने अपने बैग को एक हाथ से कसके पकड़ रखा था। तभी पीछे से उसकी एक दोस्त ने उससे आवाज लगाते हुए कहा, अरे रूहानी, जरा ठहर यार, मेरी तो जान ही निकल जाएगी, तू थोड़ा धीरे चल, नहीं तो मैं मेरी सगाई से पहले ऊपर चली जाऊंगी, बस कर यार। रूहानी ने बिना पीछे मुड़े उससे कहा, यार गिन्नी, जानती है ना, आज मासी जी आ रही है घर और दीदी ने कहा था जल्दी आने के लिए। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो उनकी डांट और तानों से हमें इस बार दीदी भी नहीं बचा पाएंगी, तो इसलिए घर पहुंचना बहुत जरूरी है। एक तो तेरी उस खटारा स्कूटी ने बीच रिश्ते में धोखा दे दिया, जब उसकी जरूरत होती है तभी ऐसा होता ही भाग। ये कहते हुए वो दोनों भागे जा रही थी। गिन्नी ने लंबी लंबी सांस लेते हुए उससे कहा, अगर आज तेरी माँ और पापा होते तो तुझे कोई नहीं डांटता, और अगर तेरे पिता होते तो तुझे मासी के तानों से बचा लेते और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देते, फिर वो तुझे कभी नाजायज नहीं बोलती। ये सुनते ही रूहानी के भागते हुए कदम रेत के एक टीले पर रुक गए। आखिर क्यों रूहान महापूजा में नहीं जाना चाहता? आखिर क्या बात है जो वो ऐसा है? क्या है रूहानी की जिंदगी का सच? क्यों उसकी दोस्त ने उसे नाजायज कहा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहे रूहानी, एक जायज मोहब्बत। चैप्टर 2, कुछ अलग एहसास की बूंदे। गिन्नी का नाजायज कहना रूहानी को जैसे अंदर तक हिला गया था। रूहानी के भागते कदम रेत पर रुक गए। वो मुड़ के गिन्नी को देखने लगी। गिन्नी की भी जुबान एकाएक बंद हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वो बोलते बोलते वो बात बोल चुकी थी जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रूहानी के पास आते हुए उसने कहा, माफ कर दे यार, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सॉरी यार। ये कहते हुए गिन्नी उसके पास आ गई थी। रूहानी वहां यूं ही रेत पर खड़ी थी। गिन्नी ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, सॉरी यार, माफ कर दे, नहीं करूंगी ये गलती, पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, सॉरी, माफ कर दे रूह। उसके ऐसे माफी मांगने पर रूहानी ने एकदम से अपने चेहरे पर आए भावों को बदल दिया और उससे कहा, चल अब, नहीं तो सच में मासी हमें नहीं छोड़ने वाली। ये बोल वो गिन्नी का हाथ पकड़ फिर एक बार रेत पर भागने लगी। वो लोग जल्दी से सड़क पर आए और एक बस को रोककर उसमें चढ़ गए। दोपहर का वक्त, दिल्ली जनपथ। इधर रूहान अपने दिल्ली जनपथ पर स्थित ऑफिस में था। वो अपने ऑफिस के सारे स्टाफ के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सब पर एक तीखी नजर फेरी और उन्हें देखते हुए बोला, बहुत छुट्टी मना ली आपने सब ने, अब काम करे। शायद मेरे यहाँ ना रहने का आप लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया और फायदा भी उठा लिया। श्रीवास्तव जी, वो पेपर ले आए जो मैंने आपसे लाने को कहा था। उसके ये बोलते ही एक बूढ़े से आदमी ने जल्दी से ला कर एक पेपर पकड़ा दिया उसे। रूहान ने उस पेपर को लेते हुए कहा, हाँ तो आप सबको पता होगा कि रूहान सिंह ठाकुर को अपने काम से बहुत प्यार है,
और उन लोगों की वो रेस्पेक्ट करता है जो उसके यहाँ ईमानदारी से काम करते हैं। तो इन पेपर पर जितने लोग हैं वो बस मेरी कैबिन में आकर ये बताए कि मैं उन सबको फायर क्यों ना करूं। और उन्होंने 1 साल से क्या किया है इस कंपनी के लिए। और जो ना बता पाया उसे मैं इज्जत के साथ यहाँ से अभी और आज इसी वक्त विदा कर दूंगा। मैं यहाँ नहीं हूँ इसका गलत ही मतलब आप सब ने निकाल लिया शायद, पर मैं आपको बता दूं कि मैं चाहे दुनिया के किसी भी जगह पर हूँ लेकिन मुझे मेरे से जुड़ी हर चीज के बारे में पता होता है। तो आइंदा जिन लोगों ने ये गलतफहमी अपने दिमाग में पाल रखा है उसे निकाल के फेंक दे और अब काम करे। ये कहकर वो जाने लगा और कुछ दूरी पर जाकर वो फिर रुका और सब की तरफ देखकर बोला, जितने दिन में नहीं था सब ने बहुत मजे किए तो अब आप सब पूरे महीने बिना किसी छुट्टी के काम करेंगे। भूल जाओ कोई संडे आता है या कोई फेस्टिवल तो शुरू करो काम। इतना कहकर वो चला गया। सारे स्टाफ का मोह ये सुनकर उतर गया था और सब डरे हुए थे, साथ में परेशान भी थे। रूहान आकर अपने कैबिन में बैठ गया और रात तक अपने काम में व्यस्त रहा। रात को उसके मैनेजर नील ने आकर उससे कहा, सर चले एक मीटिंग में जाना है। उसके ये कहने पर रूहान को मीटिंग का याद आया और उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, हाँ चलो। दोनों वहां से निकल के सीधे लिफ्ट से नीचे आए। गाड़ी में बैठते ही रूहान का फोन बज उठा। नील आगे बैठा था, उसने ड्राइव से चलने को कहा। रूहान ने अपना फोन उठा के देखा तो साक्षी जी का फोन था। उसने फोन उठाते हुए कहा, जी माँ बोले क्या बात है। उधर से साक्षी जी की आवाज थी, बेटा हमने सुना है आप दिल्ली आए हैं। जी एक काम के सिलसिले में आना पड़ा। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है। हम ठीक है, आप इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा और बढ़ के यहाँ आ जाए। एक बार आपसे मिल लेंगे, 2 साल हो गया है आपसे मिले। आप पहले साल में एक बार मिल जाया करते थे, पर अब तो 2 सालों से आए ही नहीं है। एक बार आ जाओ बेटा, माँ मेरे पास जब वक्त होगा मैं आ जाऊंगा। आप परेशान ना हो, वैसे भी कल मैं वापस चला जाऊंगा। एक बार आ जाओ, मिल जाओ, बस कुछ वक्त के लिए ही आ जाओ। साक्षी जी ने इतना कहा ही था कि तभी रूहान को एक आवाज सुनाई दी, अरे आरती जी चलिए खाना खा ले। ये आवाज सुन रूहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये किसकी आवाज है, कौन है ये। साक्षी जी ने उससे कहा, अरे ये तेरी सलोनी भाभी की बहन है, 2 साल से यही रहती है, सबका ध्यान रखती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर रूहान ने कॉल कट करके फोन पॉकेट में रख लिया। इधर साक्षी जी के कमरे में वो लड़की प्लेट लेकर खड़ी थी। साक्षी जी ने उसे देखते हुए कहा, अरे रूहानी बेटा आओ। रूहानी उनके सामने प्लेट रखते हुए बोली, चलिए खाना खा ले आप, फिर मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी और तब आप सो जाना। उसके ये कहने पर साक्षी जी खाना खाने लगी। रूहानी उन्हें खाना खिला, उनके पैर में मालिश कर वो उन्हें सुला के बाहर आ गई उनके कमरे से। वो जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़का आकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे देखते ही रूहानी ने अपना रास्ता बदल लिया, पर वो वापस उसके रास्ते में आ गया। ये देख रूहानी ने उससे कहा, सोम जी हमारा रास्ता छोड़े। सोम ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे महारे को भी घनी भूख लग रही से, तू महारे को भी अपने इस नाजुक हाथों से खाना खिला दे। सच में घनी तृप्ति मिलेगी महारे को और महारे पेट को भी। रूहानी ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, इतनी ही भूख है तो रुके अभी खिला देते हैं आपको। ये कहकर उसने दूर सामने जा रही एक औरत को जोर से आवाज दिया, रानी दीदी जरा सुनिए। इतना कहते ही सोम रूहानी से कुछ दूर खड़ा हो गया। रूहानी की आवाज सुन रानी उसके पास आकर बोली, हाँ लाडो बोल क्या हो गया। रूहानी ने सोम की तरफ देखते हुए कहा, रानी दीदी आपके पति को बहुत भूख लगी है, जरा आप इनके लिए खाना मंगवा देंगी, हमें कुछ काम है तो हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ये कहकर वो चली गई। रानी ने सोम की तरफ देखकर कहा, चले हम आपके लिए एक नौकर के हाथों खाना भेजवाते हैं। रानी के ये कहने पर सोम वहां से गुस्से में चला गया। रानी सोम की पत्नी थी पर सोम से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। रूहानी जब से यहाँ आई थी सोम सिंह ठाकुर की गंदी नजर उसी दिन से रूहानी पर थी। पर रूहानी कुछ ना कुछ कर अपने आप को सोम के रास्ते से दूर ही रखती और ना ही वो ज्यादातर उसके सामने आती। पर सोम उसके नजदीक आने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। रूहानी अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर चैन की सांस ली। उसने अपने साथ लाया एक नंबर अपने फोन में फीड किया और उसे देखकर बोली,
कल हम आपको सरप्राइज देंगे आंटी जी, ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुरा ही रही थी कि तभी उसके के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसकी बहन सलोनी एक प्लेट और पानी का गिलास लिए खड़ी थी। उसने जल्दी से प्लेट और पानी का गिलास उसके हाथों से लेते हुए कहा, दीदी क्या जरूरत थी आपको इतना चल के आने की? डॉक्टर ने आपको मना किया है ना कि इस हालत में ज्यादा नहीं चलना फिरना, फिर क्यों आया आप? चलिए बैठिए, ये कहते हुए उसने सलोनी को वही अपने बिस्तर पर बैठा दिया। सलोनी रूहानी की मासी की बेटी थी और उम्र में वो रूहानी से बड़ी थी। वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी पर उन्हें देखकर लगता नहीं था। काफी कमजोर थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें प्रॉपर रेस्ट और अच्छा खान पान बोला था। रूहानी उनका पूरा ख्याल रखती थी। सलोनी भी रूहानी से बहुत प्यार करती थी। बचपन से अभी तक सलोनी में ही उसे माँ का प्यार नजर आया था और उससे ही माँ का प्यार भी मिला था। मासी के व्यवहार के कारण सलोनी रूहानी को अपने पास ले आई थी। यही के कॉलेज में उसने उसका एडमिशन करा दिया था। रूहानी पढ़ाई के साथ काम भी करती थी, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने का। सलोनी ने बिस्तर पर बैठते हुए उससे कहा, क्या करे पूरे दिन तुम और ये हम पर चिल्लों और गिद्धों की तरह नजर गड़ाए बैठते हो, तो क्या करूं? अब कहीं जाने नहीं आना नहीं तो इंसान तो बेचारा बोर ही हो जाएगा। रूहानी ने उनके पैरों को बिस्तर पर संभाल के रखते हुए कहा, अच्छा तो बोर हो रही थी आप? जीजा जी कहाँ है, वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे? उसके इतना बोलते ही पीछे से सलोनी के पति आदित्य जी ने कहा, अरे साली साहिब जी, हमारा बस चले तो अपनी श्रीमती जी को अपनी गोदी में लिए बैठे रहे, पर अब क्या करे, वो बैठने नहीं देती, अपने पास काम पर भगा देती है। ये कहते हुए आदित्य उसके कमरे में आ गया। रूहानी और सलोनी उसे देख मुस्कुरा दिए। कुछ देर बातें करने के बाद आदित्य सलोनी को अपने गोद में उठाते हुए बोला, चलिए साली साहिबा अब आप सो जाए, हम भी चलते हैं इन्हें लेकर। सुन लाडो, आज माँ किसी काम की वजह से नहीं आ पाए हैं पर कल पक्का आएंगी, तो तू देख ले, अगर कल कुछ काम ना हो तो रुक जा। सलोनी की बात पर रूहानी ने हाँ में गर्दन हिला दी। आदित्य ने उसे गुड नाइट कहा और सलोनी को वहां से लेकर चला गया। उधर दूसरी तरफ रूहान अपने दिल्ली वाले बंगले पर पहुंचा। बारिश हो रही थी, इसलिए एक नौकर उसकी गाड़ी रुकते ही छाता ले आया और गेट खोलते हुए छाता भी खोल दिया। रूहान उतरा और छतरी में अंदर आया। नौकर ने छतरी बंद कर रखते हुए कहा, साहब खाना लगा दूं? रूहान ने ऊपर अपने कमरे में जाते हुए कहा, नहीं आप बस एक कप कॉफी बना के भेजवा दे। ये कहकर रूहान वहां से चला गया। नौकर भी उसके मुताबिक कॉफी बनाने चला गया। रूहान कमरे में आया और अपने कपड़े चेंज कर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने साथ लाई फाइल को खोल के देखा और उस पर काम करने लगा। एक नौकर आया और कॉफी रखकर चला गया। रूहान काम करते हुए कॉफी पी रहा था और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिस बारिश के होने से रूहान को कुछ नहीं हो रहा था, वही दूसरी तरफ राजस्थान में रूहानी बारिश देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर बढ़ा के बारिश के पानी को लेकर महसूस किया। कितना खूबसूरत एहसास होता है इन बारिश के बूंदों का, ये कहते हुए रूहानी बारिश के पानी से खेलने लगी। वहीं जब बारिश की कुछ बूंदें आकर रूहान के ऊपर गिरी तो उसने गुस्से में कहा, नफरत है मुझे बरसात से ही, हर चीज भीगा देती है, मेरे पेपर गिले हो गए। ये कहते हुए उसने खुली हुई खिड़की को बंद कर दिया। रूहानी का नजरिया क्या रूहान के नजरिए को बदल पाएगा? क्या दोनों की मुलाकात कुछ अलग रंग लेकर आएगी? क्या है रूहानी की जिंदगी का सच? क्या है रूहान के ऐसे बर्ताव का सच? जानने के लिए पढ़ते रहे रूहानी, एक जायज मोहब्बत। क्रमशः प्रीति तिवारी, प्रीति। चैप्टर 3, रायहन का राजस्थान आना। सुबह का वक्त, राजस्थान। रूहानी सुबह से सलोनी के पास ही बैठी थी। आदित्य सलोनी की माँ और पापा को लेने गया था। रूहानी सलोनी के पास बैठी उसके पैरों की मालिश किए जा रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से सलोनी के पैर में सूजन आ गई थी। उसके बगल में सलोनी की देखभाल करने वाली नौकरानी रूपा खड़ी थी। उसने सलोनी को देखते हुए पूछा, छोटी भाभी आपकी माताजी कितने दिनों के लिए आ रही है इस बार? उसके ये पूछने पर सलोनी ने उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों? आप क्यों पूछ रही है रूपा जी? तो रूपा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं आपको छोटी भाभी, इस घर में ऐसा कोई नहीं औरतों में जिससे मुझे डर लगे।
पर आपकी माताजी के आने का सुन के पता नहीं क्यों मेरी तो सांस ही अटक जाती है। वो जैसे रूहू दीदी को हर पल हर बात पर सुनाती रहती है। बाप रे, मेरी तो जान मुंह तक आ जाती है। वो तो रूहू दीदी है जिनका इतना पक्का जिगरा है, नहीं तो कोई और होता तो कब का या तो उन्हें मार डालता या खुद को मार डालता। पता नहीं क्या खाती है जो बस आग ही उगलती है। बुरा मत मानना छोटी भाभी, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मासी जी ऐसे रूहू दीदी को ताने देती है। कसम से मैं होती ना। ये कहते हुए उसने अपने दांत पीस लिए, पर ये किसी ने देखा नहीं। सलोनी और रूहानी बैठी ये सब देखे जा रही थी। उन दोनों को तो सब पता था कि आखिर किस बात के लिए सलोनी की मां रूहानी को ताने मारती थी। बहुत वक्त बीत गया था, पर आज भी उस बात को उसकी मासी ने ना तो खुद को भूलने दिया था और ना दूसरों को। इन्हीं तानों से बचाने के लिए उसने साक्षी जी से बात कर रूहानी को अपने पास अपने साथ रख लिया था। सलोनी बचपन से ही उसके लिए ढाल बन के उसके साथ रही थी। रूहानी उसी की गोद में खेल के बड़ी हुई थी। 5 साल की थी सलोनी जब उसके पिता मनोहर साहब नन्ही सी रूहानी को घर लाए थे। पर उसकी मां सुमित्रा जी ने मासी होकर भी उसे देखा नहीं था और उठा के किसी अनाथालय में देने को कह दिया था। लेकिन मनोहर जी ने इंसानियत के नाते उसे अपना नाम भी दिया और बेटी भी माना। मासी ने भले ही उसे बचपन से आज तक सिर्फ ताने दिए हो, पर मनोहर जी और सलोनी के प्यार ने उन तानों पर मलहम का काम किया। इसलिए उसे फर्क तो पड़ता था, पर वो उसे दिल पर लगने नहीं देती थी। आज फिर सुमित्रा जी के आने से वो डर तो रही थी, पर उसे पता था कि उसकी दीदी है उसके लिए। तभी एक नौकर ने आकर कहा, छोटी भाभी आपके घर वाले आ गए हैं। ये सुनते ही पास खड़ी रूपा ने हाथ जोड़े कहा, बचा लेना प्रभु, पता नहीं कितने दिन रुकने वाली है ये। उसके ये बोलने पर सलोनी और रूहानी दोनों ने उसकी तरफ उसे आंख दिखाते हुए कहा, उनके सामने चुप ही रहना। उनके ये बोलने पर रूपा ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी सुमित्रा जी और मनोहर जी दोनों ही अंदर आए। सुमित्रा जी ने जैसे रूहानी को सलोनी के पास देखा तो गुस्से से फट पड़ी और उसे देखते हुए बोली, अरे ये यहाँ क्या कर रही है इसके पास? ऐसे वक्त में अपना मनहूस साया लेकर मेरी बेटी के पास क्या बैठी है? उठ यहाँ से, खुद के पिता का पता नहीं, मरते वक्त वो हमारे गले में बांध के चली गई। अब क्या चाहती है तेरी मनहूसियत मेरी बेटी के बच्चे को भी खा जाए? उसके ऐसे बोलने पर रूहानी की आंखें भर आई थी। मनोहर जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, क्या बोले जा रही हो? उनकी बात बीच में ही काटते हुए सुमित्रा जी ने कहा, अरे तुम चुप करो, तुम्हें इसे अपने नजरों के सामने रखना है रखो, पर ये मेरी बेटी के सामने ना ही आए, इसके लिए अच्छा होगा। अरे अभी तक बैठी है, चल उठ निकल यहाँ से और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखाई देना। उनके ऐसे डुकारने से रूहानी उठ के रोते हुए भाग गई। उसके जाते ही सुमित्रा जी जैसे अंदर आने को हुई, वैसे ही सलोनी ने हाथ के इशारे से उन्हें वही रोकते हुए कहा, माँ आपने आते ही फिर से शुरू कर दिया। आज तक आप खुद को सुधार नहीं पाए? अरे क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्या कर दिया है उसने ऐसा जो आप उसे ऐसे ताने मारती है? जब आती है उसे ऐसे ही रुला के जाती है। पर इस बार बस अगर आपने उसे कुछ भी कहा जब तक यहाँ है तो सोच लेना मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, तो सोच लो क्या करना है आपको। उसके ऐसे कहने पर उन्होंने मुंह बना लिया। उधर दूसरी तरफ रूहान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। रूहान की सेक्रेटरी रोजी एक फाइल लेकर उसके पास आई और दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, सर मे आई कम इन? रूहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यस। उसके इतना कहते ही रोजी अंदर आई। उसने रूहान के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर मैंने ये फाइल कंप्लीट कर दी है और सारा माम आपका कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी इंतजार कर रही है। ये सुनते ही रूहान को याद आया कि उसकी तो मीटिंग थी। वो जल्दी से अपना कोट उठाते हुए खड़ा हुआ और उससे बोला, तुम चलो, और नील कहाँ है? आज सुबह से दिख नहीं रहा है। ये कहते हुए उसने अपना कोट पहना। रोजी ने उसे देखते हुए जवाब दिया, सर उनकी माँ का आज सुबह मंदिर से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। इतना सुनते ही रूहान ने बाहर जाते हुए कहा, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, और नील को जो भी जरूरत हो उसकी हेल्प करो। मैं मीटिंग के बाद बात करूंगा उससे। ये कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो सामने एक लड़की बैठी थी। बहुत ही लेटेस्ट फैशन की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, खुले स्ट्रेट बाल, कानों में मैचिंग ईयरिंग, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, दिखने में बेहद खूबसूरत थी वो। उसका मैनेजर और सेक्रेटरी उसके पीछे खड़े थे।
रूहान ने अंदर आते हुए बस एक नज़र उसे देखकर बोला, हेलो मिस सारा, सॉरी मैं लेट हो गया, तो मीटिंग शुरू करे। ये कहते हुए वो सारा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। सारा ने बहुत नज़ाकत के साथ कहा, श्योर। उसके कहते ही सारा की असिस्टेंट ने प्रेजेंटेशन दिया। काफी देर तक मीटिंग चलती रही। जब मीटिंग खत्म हुई तब रूहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे सब अच्छा लगा पर मैं एक बार फाइल पढ़ के और कुछ टर्म एंड कंडीशन देखकर आपको बता दूंगा। ये कहकर रूहान उठ के जाने लगा तो सारा ने उससे रोकते हुए कहा, वो तो ठीक है लेकिन क्या हम पर्सनली नहीं मिल सकते? आप अगर फ्री हो तो आज शाम अशोका होटल में मिलते हैं, फाइल के बारे में बात कर लेंगे और कुछ टाइम भी बिता लेंगे। उसके ये कहते ही रूहान उसकी तरफ मुड़ा और उससे बोला, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो अच्छा होगा आप सिर्फ प्रोफेशनल ही रहे, पर्सनल ना हो, क्योंकि अगर मैंने पर्सनल ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगी आप। ये बोलकर वो चला गया। सारा उसे गुस्से में जाते देख रही थी। शाम का वक्त, जैसलमेर रूहानी रेत पर बैठी सूरज को डूबते हुए देखे जा रही थी। आज जो भी सुमित्रा जी ने उससे कहा था वो उसके दिल को चुभ गया था। वो बैठी खामोशी से सूरज को एकटक देखे जा रही थी। तभी उसकी दोस्त गिन्नी भागते हुए उसके पास आए। उसने उसे देखते हुए कहा, यहाँ बैठी है, मैं तो तुझसे मिलने महल गई थी, पर पता चला तेरी वो खड़ूस मौसी आ रखी है। बाप रे, बहुत मुश्किल से खुद को बचा के आए हूं, पर तू क्या यहाँ बैठी कर रही है? ये सब उसने जोर जोर से सांस लेते हुए और उसके पास बैठते हुए कहा था। रूहानी बिना उसकी तरफ देखे बोली, तू क्या कर रही है यहाँ पर? अरे तेरे लिए अपने हाथों के बने लड्डू लेकर आई थी। इस बार रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है लड्डू? कहाँ है का क्या मतलब? अरे भाभी सब लेकर अपने पास रख ली। अब अगर तू जल्दी नहीं चली तो मुझे लगता है कि वो लड्डू भाभी खत्म भी कर देंगी। चलेगी या यही बैठी सूरज देवता को भेजेगी? ये सुनते ही रूहानी एकदम से उठी और उससे बोली, तो फिर बैठी क्या है, ऊंट की तरह चल उठ। ये बोल वो रेत पर भागते हुए उससे आगे निकल गई। रूहानी महल आए तो सीधे सलोनी के कमरे में गई। देखा तो वो लड्डुओं का डब्बा लिए खाए जा रही थी। उसने जल्दी से आगे बढ़ के डब्बा खिसका लिया और उससे बोली, बस करो दीदी, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहते हुए उसने एक लड्डू उठा के मुंह में डाल लिया। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती लाडो की लड्डू तेरी कमजोरी है, तू लड्डुओं को किसी के साथ शेयर नहीं करती है, पर देख इसमें मेरे भी है। ये कहते हुए सलोनी थोड़ा आगे बढ़ी तो रूहानी ने डब्बा पीछे करते हुए कहा, जो भी हो आपने खा लिया, ये मेरे हैं, अब आप बैठो मैं आती हूँ। ये बोल के वो चली गई और सलोनी उसे ऐसे देख खुश थी। उधर दिल्ली एयरपोर्ट रात के वक्त रूहान वापस जाने के लिए अपने कार से उतरा। वो अंदर जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठा के देखा तो साक्षी जी का था। उसने फोन उठाया और आगे बढ़ने लगा। उधर से ना जाने किसकी आवाज थी कि रूहान घबरा गया और उसने जल्दी आने का कहकर फोन रखा। उसने अंदर जाकर बात की और अपने चॉपर को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बुक कर दिया। चैप्टर 4 एक मुलाकात। रूहान दिल्ली एयरपोर्ट पर था कि तभी उसके फोन पर साक्षी जी के फोन से कॉल आता है। वो सीधा वहां के लिए अपने चॉपर में बैठ के निकल जाता है। रूहान जब रात के करीब 10 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है तब वहां बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वो किसी तरफ जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आया। उसकी सारी गाड़ियां आकर खड़ी थी। एक आदमी ने आगे आकर छतरी खोली और रूहान छतरी के अंदर आया। वो उस आदमी के साथ आकर अपनी गाड़ी में बैठा। महल ले चलो जल्दी, ये कहते हुए रूहान ने अपना फोन निकाल एक बार फिर साक्षी जी को फोन किया, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। वो अब परेशान हो रहा था। उसने फोन साइड में रख दिया। गाड़ी जयपुर की भीगी सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। वो परेशान सा बाहर देख रहा था। करीबन 1 घंटे बाद वो महल पहुंचा। जिस वक्त वो पहुंचा था उस वक्त महल में अंधेरा था, बरसात की वजह से लाइट कट हो चुकी थी। बस लालटेन की रोशनी में ही महल में हल्की फुल्की रोशनी थी जगह जगह। रूहान की गाड़ी जैसे रुकी तो एक नौकर ने लालटेन उठा के देखा। उसने जैसे रूहान को देखा तो चीखते हुए अंदर की तरफ भागा, अरे सुनो सब, ठाकुर साहब आए हैं। रूहान, ठाकुर साहब आ गए। अरे मालकिन, रूहान साहब आ गए। ये कहते हुए वो साक्षी जी के कमरे की तरफ भागे जा रहा था। इधर कुछ नौकरों ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। रूहान गाड़ी से निकल अंदर की तरफ भागा।
जब तक रूहान अंदर गया तब तक उस नौकर ने साक्षी जी और बाकी घरवालों से ये कह दिया था कि रूहान आया है। ये सुनते ही एक एक कर सब बाहर निकल आए। सब हैरान थे कि आखिर रूहान आया कैसे है। और सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो था सोम। उसने तुरंत बाहर आकर देखा तो रूहान साक्षी जी के कमरे में दाखिल हो रहा था। रूहान साक्षी जी के कमरे में आया तो साक्षी जी बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। जब से नौकर ने बताया था कि रूहान आया है वो तो बस जैसे खुद को रोक ही नहीं पाई थी। रूहान उनके पास आकर उन्हें पकड़ के देखने लगा और उनसे पूछा, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना माँ? मुझे फोन आया था कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हो गया था आपको? अरे हम ठीक है, आपको देख के तो हम और ज्यादा बढ़िया हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। ये कहते हुए साक्षी ने उसे गले से लगा लिया। रूहान उनसे दूर होते हुए बोला, पर आपको हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, बस जरा सा बीपी बढ़ गया था। पर आपको किसने बताया कि हमारी तबीयत खराब है, जबकि ये बात तो किसी को नहीं पता महल सिवाय रूह। इतना कहकर वो खामोश हो गई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। तभी उन्हें याद आया कि किसी काम से रूहानी उनका फोन ले गई थी बाहर और अभी तक वापस नहीं किया था। उन्हें समझते देर नहीं लगा कि ये सब रूहानी की ही हरकत थी। पर वो खुश थी और उसके साथ घबराई हुई भी, क्योंकि वो जानती थी कि रूहान को झूठ से सख्त नफरत थी। अगर उसे पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा, इसलिए उन्होंने उसे बस उतना बताया जितना सच था। रूहान ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप कैसी है? ठीक है ना आप? साक्षी जी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा हम ठीक है। ये सुनते ही रूहान उनके गले लग गया। उनसे गले लगे वो बोला, माँ आपको पता है ना आप हमारी जान है। कुछ हो गया आपको तो हम अनाथ हो जाएंगे। चुप करो, ऐसे नहीं बोलते। आप आ गए, हमारे दिल को ठंडक मिल गई। ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। तभी रानी लालटेन लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने रूहान को देखते हुए कहा, अरे देवर जी आखिर आप आ ही गए। रूहान उसकी आवाज सुन उठा और उसके पास जाकर उसके पैर छूते हुए बोला, कैसी है आप बड़ी भाभी? और भैया कैसे है? उसके ये पूछते ही पूछे से सोम आते हुए बोला, अरे छोटे, हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें देखकर और खुश हो गए। ये कहते हुए सोम रूहान के गले कग गया। रूहान ने उससे गले मिलते हुए पूछा, चाचा चाची कहाँ है? वो लोग हरिद्वार गए, कोई मन्नत थी उसे पूरा करने, 2 दिन में आ जाएंगे। सोम की बात सुन रूहान ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं सलोनी भाभी से और आदित्य भैया से मिलके आता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। रूहान अंधेरे में ही बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से रानी ने उससे कहा, अरे देवर जी कहाँ अंधेरे में जाओगे, आओ हम छोड़ दे आपको। ये कहते हुए रानी लालटेन लिए आगे चल दी और रूहान उसके पीछे। रानी उसे सलोनी के कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। रूहान ने दरवाजे पर हल्के से नोक किया तो आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन? उसके ये कहने पर रूहान अंधेरे से लालटेन की हल्की रोशनी में अंदर आया। उसे देख आदित्य ने खुश होते हुए कहा, अरे भाई तुम, क्या बात है, तुम कब आए? ये कहते हुए उसने उसे गले लग गया। रूहान ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। सलोनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे रूहान भैया आपने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। मुझे लगा मैं आपको दूंगी, पर आप तो एकाएक आ गए। चलिए अच्छा है, अब आप आ गए ना, मेरा दिल भी लगेगा। उसके ये कहने पर रूहान मुस्कुरा के उसके पास आया और बोला, क्यों भाभी भैया से अब भी तक दिल नहीं लग पाया आपका, जो अभी मुझसे ही दिल लगाना है। ये कहते हुए वो उसके पास बैठ गया। अच्छा देवर जी आते ही मुझसे मजाक शुरू कर दिया आपने। ये बताएं कैसे है आप? कितने साल हो गए थे आपको देखे और आप है कि आते ही नहीं है। अब आए हैं तो कुछ दिन रहना और अपने भतीजे को देख के जाना। सलोनी के बोलने पर रूहान ने सर नीचे किए हुए कहा, नहीं भाभी मैं कल शाम तक चला जाऊंगा, कुछ काम है तो इसलिए बस माँ से मिलने आ गया था। सलोनी उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया 2 साल बाद आए हो, रुक जाओ कुछ दिन अपनों के साथ, महापूजा हो जाए तो चले जाना, तब तक सबके साथ रह लो। नहीं भाभी बहुत काम है, मुझे मीटिंग के लिए दिल्ली आना पड़ा था, तो वहीं से आया, कल मैं वापस चला जाऊंगा, रुक नहीं पाऊंगा मैं भाभी। रूहान के ऐसे कहने पर सलोनी इस बार उस पर जोर नहीं दी। उसने बगल में खड़ी रूपा से कहा, रूपा जाओ भैया को मेहमानों वाले कमरे में रुकवा दो आज, अब इनका कमरा साफ तो है नहीं तो इन्हें उसी में रहना होगा, और आते वक्त रूहानी को बुला देना।
ये लड़की तब से खाना लेने गई थी, ना जाने कहाँ रह गई। उसके कहने पर रूपा रूहान के साथ बाहर चली गई। रूहान ने चलते हुए रूपा से पूछा, कैसी हो रूपा? रूपा ने बड़े खुश होते हुए कहा, हम तो बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? सच में आप आए जैसे महल में रौनक आ गई हो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने साक्षी जी के कमरे के बाहर खड़ी रूहानी पर पड़ी। उसने उसे देखकर कहा, अरे रूहो दीदी, आप यहाँ हो? वहाँ छोटी भाभी आपको बुला रही है, जाएं आप, वो खाने के लिए बैठी है। रूहानी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ जा रहे हैं, पर उस खड़ूस को तो खोज ले। किसकी बात कर रही हो दीदी? अरे वही रूहान सिंह ठाकुर, जरा हम भी तो देखे उस खड़ूस अकड़ू दुष्ट दानव को, बड़ा सुना है उसके बारे में भी, पता नहीं कहाँ लुप्त हो चुका है। ये कहते हुए वो वापस से साक्षी जी के कमरे में झांकने लगी। एक तो ये मुई लाइट भी चली गई है, उस पर बरसात, ना जाने कब आएगी लाइट और मुझे उस राक्षस के दर्शन होंगे। रूहानी अपने में ही बोले जा रही थी। उसे नहीं पता था कि रूहान उसके सामने खड़ा है और सब सुन रहा था। रूपा की तो हालात खराब थी। उसे पता था कि रूहानी ने शायद अंधेरे में गौर नहीं किया था कि रूहान उसके बगल में खड़ा है। रूपा ने उससे कहा, दीदी छोड़ो ना, जाओ आप जाकर भाभी से मिले। पर रूहानी ने तो जैसे ठान लिया था कि वो उस दुष्ट रूहान से मिलके जाएगी। उसने साक्षी जी के कमरे में ही झांकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आखिर आज देखने को मिला है तो देखकर जाएंगे, पता नहीं कब उस ईद के चांद के दर्शन हो। वैसे भी इतनी मुश्किल से मैंने उसे यहाँ बुलाया है, पता है कितना झूठ बोला और कैसे, तब कहीं जाकर वो खड़ूस यहाँ आंटी जी से मिलने आया। बताओ कोई करता है ऐसा कि अपनी माँ से ही मिलने ना आए? वो बोल रही थी और इधर रूपा के पसीने छूट रहे थे और रूहान खड़ा सब सुन रहा था। तभी सलोनी के कमरे से आदित्य की आवाज आई, रूहानी, तुम्हारी दीदी बुला रही है, जल्दी आओ। ये सुनते ही रूहानी जल्दी से अपने लहंगे को एक हाथ से पकड़ के खुले आंगन से बारिश में भीगते हुए भागी तो उसके पायल की झनकार रूहान के दिल को जिसे धड़का गई। वो भागती हुई रूहानी को जाते हुए देख रहा था, पर उसे उसका चेहरा खुद भी ठीक से नहीं दिखाई दी। रूपा उसकी तरफ मुंह बनाती हुई मुड़ी और उससे बोली, चले भैया। रूपा की तो हालत खराब थी। उसे पता था कि रूहानी आते ही रूहान को अपना दुश्मन बना लिया है और रूहान उसे छोड़ने वाले नहीं है। रूपा उसे जल्दी से लेकर आई और मेहमानों के कमरे में छोड़ के चली गई। रूपा जब सलोनी के कमरे में पहुंची तो रूहानी वही खड़ी थी और सलोनी से बात कर रही थी। रूपा आते हुए बोली, अरे रूहो दीदी, आपने क्या कसम खाई है कि जिंदगी में चैन से नहीं रहना? उसके ऐसे कहने पर आदित्य ने पूछा, क्यों रूपा, क्या हुआ? अरे भैया क्या बताए, ये आज खुद के पैर को कुल्हाड़ी पर मार के आए हैं। बताओ। रूहान भैया बगल में खड़े थे और रूहो दीदी ने उन्हें ना जाने क्या क्या कहा। ये तो अंधेरे में उन्हें देख नहीं पाई और बोल दी, पर उन्होंने तो शायद अब तक मन में ठान लिया होगा कि वो रूहानी दीदी को सबक सिखा के रहेंगे। रूपा के बताने पर सलोनी ने मुस्कुरा के पूछा, क्या बोला इसने देवर जी को? रूपा आंखें बड़ी करके बोली, अरे ये पूछो भाभी, क्या नहीं बोला? खड़ूस, अकड़ू, दुष्ट दानव, राक्षस और ना जाने क्या क्या, और ये भी कि इन्होंने उन्हें झूठ बोल के यहाँ बुलाया। अब तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसके ऐसे कहने पर रूहानी की तो हालत खराब हो गई। सलोनी और आदित्य हंसे जा रहे थे। उधर कमरे में रूहान अपने शर्ट की बटन खोलते हुए बोला, अकड़ू, खड़ूस, दुष्ट दानव, राक्षस, और तो और हमसे झूठ भी बोला। तुम्हें तो मैं बताऊंगा, रूहानी बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, हम बंद करेंगे उसे। चैप्टर 5 अधूरी मुलाकात। रूहानी को जब से ये पता चला था कि उसने रूहान के सामने ही उसे ये सब कहा है, तब से उसकी हालत खराब थी। वो सलोनी के पैर की मालिश किए तेल की कटोरी लिए उसके कमरे से बाहर आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लाइट अभी तक नहीं आई थी। बारिश हल्की हो गई थी पर खत्म नहीं हुई थी। रात काफी हो गई थी तो सब सो गए थे। रूहानी अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा छत पर हल्की बूंदाबांदी में कोई खड़ा था। वो भीग रहा था पर उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रूहानी ने उसे देखा तो अपने कदम उधर बढ़ा दिए, पर वो सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी रूपा ने कहा उससे, दीदी ऊपर कहाँ जा रही हो? चलो, सोना नहीं है क्या? चलिए। रूपा इतना कहकर आगे बढ़ गई। रूहानी ने एक बार ऊपर देखा पर वहां कोई नहीं दिखा उसे। उसने सोचा शायद जो था वो चला गया।
इसलिए वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई। उधर छत पर टहल रहा रूहान भी कुछ वक्त में आकर अपने कमरे में लेट गया। सुबह का वक्त जैसलमेर रूहानी सुबह उठकर सबको आरती दे रूपा और रानी के साथ नाश्ता तैयार करवा रही थी। उसने जल्दी से नाश्ता बनवा के सलोनी के कमरे में चली गई। जब वो उसके कमरे में पहुंची तो देखा सलोनी रेडी होकर अपने कमरे में बैठी थी। आदित्य उसके पास बैठा कुछ काम कर रहा था। उसने दोनों को देखते हुए पूछा, आप दोनों का खाना यही ले आओ मैं, या जीजा जी आप सबके साथ खाना खाएंगे? सलोनी की प्रेगनेंसी की वजह से वो बाहर नहीं जाती थी, इसलिए रूहानी उसे यही लाकर खिला देती थी। आदित्य ने उसे देखकर कहा, साली साहिबा आप इन्हें ही खिलाए, मैं तो जा रहा हूँ अपने भाई के साथ खाने। जीजा जी सोम जीजा जी तो है नहीं और आपके वो ठाकुर साहब का तो पता नहीं, बचे तो आप बोलो तो यही दीदी के साथ ले आओ। रूहानी के ये कहने पर सलोनी ने कहा, क्यों रूहान भैया कहाँ है? वो इतनी सुबह कहाँ चले गए? इस पर रूहानी ने उससे कहा, क्या पता रातों रात भाग गया हो। और ये बोल वो खुद ही हंस दी। उसे ऐसे हंसते देख सलोनी उसे मुंह बना के देखा। आदित्य ने उसे देखकर कहा, नहीं वो बड़ी माँ के कमरे में होगा, मैं देखकर आता हूँ, तुम एक काम करो रूपा के साथ मेरा, बाकी सब और अपना खाना यही ले आओ, आज सब साथ खा लेते हैं। ये बोल के वो चला गया। रूहानी नीचे चली गई। इधर साक्षी जी के कमरे में जब आदित्य पहुंचा तो रूहान उनके कमरे में बैठा था। साक्षी के लिए वो नाश्ता लाया था और उन्हें खुद अपने हाथों से खिला रहा था। तभी आदित्य ने उसे देखकर कहा, वाह आज तो बड़ी माँ की लॉटरी निकल गई, आज रूहान जी खुद उन्हें नाश्ता करा रहे हैं। उसकी आवाज सुन रूहान और साक्षी जी दोनों ने उसकी तरफ देखा। आदित्य अंदर आकर साक्षी जी की बगल में बैठ गया। अरे भाई मैंने सोचा आज माँ को मैं ही नाश्ता करा देता हूँ। वैसे अभी दोपहर तक मुझे निकलना है, क्योंकि शाम को विनय जी का फोन आया था, वो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझसे बात करने आ रहे हैं, तो जाना जरूरी है। अच्छा चले जाना, चलो पहले हमारे साथ नाश्ता कर लो, फिर हम खुद तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएंगे। आदित्य के कहने पर रूहान अपनी माँ को खाना खिला वहां से चला गया। जब वो आदित्य के साथ वहां आया तो उसने देखा कि सब वहीं बैठे थे। सलोनी की माँ और मनोहर जी भी आ गए थे। रात ज्यादा होने के कारण वो रूहान से मिल नहीं पाए थे। सुमित्रा जी ने उसे देखते हुए कहा, अरे बेटा आ गए तुम, बहुत वक्त हो गया था तुम्हें देखे तुमसे मिलने। अच्छा हो गया कि तुम आ गए, चलो इसी बहाने तुम इस बार महापूजा में तो रहोगे। रूहान ने उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं आंटी जी मैं इतना खाली नहीं कि ऐसे चीजों के लिए रुकूं। उसके ये कहने पर सुमित्रा जी जैसे आगे बोलने को हुई तो मनोहर जी ने उन्हें रोकने के लिए कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो आओ बैठो और बताओ काम कैसे चल रहा है, सब ठीक है ना वहां पर? रूहान वहां रखी एक चेयर पर बैठते हुए बोला, जी अंकल जी सब ठीक है, आप कैसे हैं? भाई हम तो मस्त रहते हैं, बाकी हमारी बेटियों की मुस्कान हमें ठीक कर देती है। ये बोल मनोहर साहब हंस दिए, पर सुमित्रा जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उधर रूहानी सबके लिए नाश्ता लेकर आए रूपा के साथ, पर जब उसने देखा कि सुमित्रा जी अंदर बैठी है तो वो बाहर ही रुक गई। रूपा ने उसे ऐसे खड़ा देखा तो उससे बोली, दीदी चलो यहाँ नहीं आने वाले कोई, चलिए अब। उसके कहने पर भी वो वही खड़ी रही और रूपा से बोली, रूपा तुम इसे ले जाओ और फिर आकर बाकी चीजें ले जाना, अंदर मासी बैठी है, आ भी देखकर फिर कुछ बोलने लगेंगी। तू जा और ये सब रख के आ और ये भी ले जा, कोई पूछे तो बोलना कि मैं चली गई स्कूल। ये सुनकर रूपा ने भी कुछ नहीं कहा, वो अंदर गई और नाश्ते की ट्रे वहां रख वापस बाहर आई और रूहानी के हाथ से ट्रे लेकर वापस अंदर चली गई। रूहानी वहां से सीधे साक्षी जी के कमरे में गई। रूपा के साथ रूहानी को ना देखकर सलोनी ने उससे पूछा, रूपा रूह कहाँ है? नाश्ता नहीं करेगी क्या वो? बोलो उसे कि आए जल्दी, अभी स्कूल जाने का वक्त हो जाएगा और बिना खाए चली जाएगी वो। उसके कहने पर रूपा ने उससे वही कहा जो उसे रूहानी ने बोलने को कहा था। सलोनी ने उसकी बातें सुनकर उससे कहा, पर अभी तक तो जाने का वक्त नहीं हुआ, तो इतनी जल्दी कैसे चली गई? सुमित्रा जी ने उसे देखकर कहा, छोड़ो ना बेटा, क्या लेना देना, चली गई तो चली गई, जाने दो, तुम खाना खाओ, तुम्हें दवाइयां भी तो लेनी है। उनके ये कहने पर सलोनी कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी आदित्य ने उसे रोक दिया। वो भी इस वक्त शांत रही। उधर साक्षी जी के कमरे में जब रूहानी पहुंची तो वो कोई किताब लेकर पढ़ रही थी।
उसने अंदर आते हुए उनसे कहा, आंटी जी आपने दवा ली अपनी? उसे देखते हुए साक्षी जी ने कहा, नहीं बेटा भूल गए, चलिए जल्दी से ले लो। ये कहते हुए उसने दवाई और पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। साक्षी जी ने उसके हाथों से दवा पानी लिया और खा लिया। ग्लास उसे देते हुए साक्षी जी ने उससे कहा, थैंक्स बेटा। उनकी बात पर रूहानी ने उनकी तरफ देखकर कहा, दवाया तो मैं आपको रोज देती हूं पर आपने कभी तब तो नहीं कहा थैंक्स, तो आज क्यों? रूहानी के बोलने पर साक्षी ने जी उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए बोली, थैंक्स इसलिए क्योंकि आपने मुझे मेरे बेटे से मिलाया और उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। थैंक्स बेटा, सच में मैं बहुत खुश हूँ, कुछ वक्त के लिए ही सही वो आए तो सही। इस बात पर रूहानी ने उनसे पूछा, कुछ वक्त मतलब वो रुक नहीं रहे हैं क्या महापूजा के लिए? नहीं, उसकी मीटिंग है कोई जिसमें उसे जाना, तो वो वापस आज दोपहर को जा रहा है। ये सुनते ही रूहानी ने सोचते हुए कहा, किसके साथ है मीटिंग? अरे विनय सिंह राजपूत जी है उनके साथ, वो इस वक्त ग्वालियर में है तो वापस जा रहा है। उनके इतना कहने पर रूहानी ने देखा कि वक्त हो गया था, उसे स्कूल के लिए निकलना था। वो उठते हुए बोली, अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, स्कूल का वक्त हो गया है। ये बोल वो बाहर आ गई। वो उनके कमरे से निकल के जा ही रही थी कि उसके कदम रूहान के कमरे के सामने आकर रुक गए। उसने झांक के देखा तो वहां कोई नहीं था, रूहान का फोन बज रहा था। उसने इधर उधर देखा और अंदर घुस गई। फोन उठा के देखा तो विनय जी का फोन आ रहा था। फोन शायद काफी देर से बज रहा था, इसलिए उसके उठाने से पहले कॉल कट गया। उसने फोन रखने का सोचा, फिर कुछ दिमाग में आते ही उसने टेबल पर रखे पेन को उठाया और उस नंबर को अपने हाथ में लिख लिया। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट गई। वो जल्दी से फोन को बिस्तर पर पटक के बाहर जाने को हुई तो देखा कदमों की आहट बढ़ गई है, शायद कोई कमरे के नजदीक आ गया था। रूहानी ये सुन के घबरा के दरवाजे के पीछे छुप गई। रूहान जब कमरे में आया तो बिस्तर पर रखे अपने फोन को देखने लगा। रूहानी ने पीछे से उसे देखा और धीरे से कदमों के साथ वो उसके कमरे से निकल के जाने लगी। उसके चूड़ियों और पायल की आवाज पर रूहानी ने पीछे मुड़ के देखा तो रूहानी उसके कमरे के बाहर निकल के जा रही थी। वो जब तक उसके पास जाता वो सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे में जा रही थी। तभी पीछे से आ रही रूपा ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, ऐसे क्या देख रहे हैं? वो जो लड़की अभी गई है वो कौन थी? रूहान के पूछने पर रूपा ने कहा, वो तो रूहानी दीदी है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई क्या? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, ड्राइवर से बोल 2 कार रेडी रखे, मुझे 12 बजे निकलना है। रूहान ने इतना कहा और अपने कमरे में आ गया। रूपा उसके कहने पर ड्राइवर से बोलने चली गई। कुछ देर में रूहानी भी अपने स्कूल के लिए निकल गई। दोपहर का वक्त, रूहान का कमरा रूहान जाने के लिए तैयार हो रहा था। रानी उसके लिए बहुत से चीजें ले आई थी जो उसने खुद अपने हाथ से बनाया था। रूहान ने अपना ब्लेजर पहनते हुए रानी को देखकर कहा, भाभी आप ये सब क्या कर रही है, इतना सारा कौन लेकर जाएगा? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ और कोई भी है। अरे देवर जी आपके लिए है ये सब, और चुपचाप आप रेडी हो और मुझे मेरा काम करने दे। ये कहते हुए रानी ने बाकी डब्बों को भी बैग में भर दिया। रूहान रेडी होकर बाहर आया और सबसे मिलके अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। नौकर ने उसके सामान को गाड़ी में रख दिया। उसने साक्षी जी के पैर छुए और सबको बाय बोलकर कार में बैठ गया। वो वहां से चला गया। इधर उसके जाते ही रूहानी जब घर आई तो उसने रूपा से पूछा, और रूपा इतनी शांति क्यों है? कहाँ है सब? अपने कमरे में है, और कहाँ होंगे? और वो खड़ूस कहाँ? कौन? रूहान भैया। हाँ वही। ये कहते हुए वो रूपा के साथ अपने कमरे में आ गई। अरे उन्हें जाना था तो वो चले गए, अभी तक तो उनकी फ्लाइट भी जाने वाली होगी। क्या वो चले गए? रूहानी ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसे हैरान परेशान देखकर उसने कहा, क्या हुआ दीदी? आप क्यों ऐसे चौंक रही है? कुछ नहीं, तू पानी ले आ। रूहानी के ये कहने पर वो चली गई। उसके जाते ही रूहानी ने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, प्लीज कान्हा जी प्लीज उन्हें रोक दो, प्लीज जब जीजा जी आए तो वो उनके साथ आए। प्लीज आप मेरी बात मान लो, मेरे लिए नहीं आंटी जी के लिए। उन्हें देखा है मैंने ठाकुर साहब का इंतजार करते हुए, प्लीज कान्हा इतनी बात मान लो। वो बस हाथ जोड़े आंखें बंद किए बोले जा रही थी। क्या कान्हा जी रूहानी की सुनेंगे? डॉलर डॉलर।
चैप्टर 6 रेहन्स वार्निंग टू रूहानी। रूहानी ने जब रूहान के जाने की बात सुनी तो भगवान से उसके वापस आने की प्रार्थना करने लगी। रूपा उसे पानी देकर गई और साथ में ये भी बोल के कि सलोनी उसे बुला रही है। रूहानी पानी पी के सलोनी के पास चली गई। जब वो सलोनी के कमरे में पहुंची तो वो बैठी इमली खा रही थी। उसे ऐसे खाते देख रूहानी ने उसके हाथ से इमली छीनते हुए कहा, आप सुधर नहीं सकती दीदी, कितनी बार कहा है कि आपको नुकसान करेगा मत खाया करो, पर आप है कि सुनती ही नहीं है। उसके ऐसे डांटने पर सलोनी ने मुंह बना लिया। सलोनी के पैर की मालिश कर वो उसे दवा दे रही थी कि तभी आदित्य ने कमरे में आते हुए कहा, अरे आपने अभी तक अपनी दवाई नहीं ली है। सलोनी ने दवा जल्दी से लेते हुए कहा, अरे ले लिया बस, और भैया चले गए ठीक से। ये बोलकर उसने दवा लेकर खा लिया। आदित्य ने कोई फाइल लेते हुए कहा, नहीं उसकी मीटिंग यहाँ हो गई है तो कुछ दिन यही रुकेगा। उसकी बात सुनते ही रूहानी के चेहरे पर एकाएक मुस्कान आ गई। सलोनी ने ये सुनते ही उससे कहा, क्या बोला आपने, सच में भैया वापस आ गए? वो यहाँ रहेंगे कुछ दिन? ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस बार वो बड़े ठाकुर साहब से मिल के जाए। क्या पता इस बार कोई करिश्मा हो जाए और बाप बेटे के बीच सब अच्छा हो जाए। ये तो तुम भूल जाओ, 15 सालों में आज तक कुछ नहीं बदला, अब क्या खाक बदलेगा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, जो जैसा चल रहा है शांति से चलने दो, और आप अपना ख्याल रखो। ये कहकर आदित्य फाइल लेकर चला गया। आदित्य का जैसलमेर में ही एक टेक्सटाइल का बिजनेस था, जहां पर औरतों को काम पर रखा जाता था और हाथों से बने कपड़े बनाए जाते थे। राजस्थानी कारीगरी के साथ आदित्य के जाने के बाद रूहानी ने सलोनी से पूछना चाहा कि आखिर बड़े ठाकुर और रूहान के बीच ऐसा क्या हुआ था जो वो दोनों ऐसे, पर ये सलोनी के सोने का वक्त था इसलिए उसने उसे आराम करने दिया। खुद अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा रूहान साक्षी जी के कमरे में बैठा था। अभी तक रूहान और रूहानी एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। सोम जब वापस आया और उसे पता चला कि रूहान इस बार महापूजा तक यहाँ रुक गया है तो उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। वो अपने कमरे में गया तो रानी ने उसे देखकर उससे बोला, आपको पता है देवर जी इस बार महापूजा में होंगे, कितने सालों बाद सब एक साथ महापूजा में होंगे। भगवान करे कि ऐसे ही सब ठीक रहे। उसके ऐसे बोलने पर सोम का गुस्सा फट पड़ा। उसने सामने रखी पीतल की ग्लास खींच के रानी को मारी जो उसके माथे पर जाकर लग गई। उसने उसका गला पकड़ते हुए कहा, खामोश हो जा, तेरी ये हंसी मुझे अंदर तक जला रही है, कहीं ये जलन तेरी जान लेकर ना बुझे, इसलिए निकल यहाँ से। उसने रानी का गला इतनी जोर से पकड़ा था कि एक वक्त के लिए तो उसकी सांस जैसे बंद होने को थी, पर तभी सोम ने उसका गला छोड़ दिया। सोम के गला छोड़ने पर रानी जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने अपने गले और हाथ रखे आंखों को फैला लिया था। उसके माथे से हल्की चोट भी थी। उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा और वहां से चली गई। सोम ने गुस्से में खुद से कहा, ये क्यों रुक गया? अब क्या करूं? पर मुझे घबराने की क्या जरूरत है, जब ये बस कुछ वक्त के लिए आया और नहीं कब वक्त बदल जाए कुछ नहीं पता चलता, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब तक ये यहाँ है तब तक मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। रात का वक्त, महल। आज शाम को फिर से बादल उमा आए थे। बहुत तेज तेज से हवाएं चल रही थी। लाइट वापस से जा चुकी थी। अंधेरा हो रहा था तो इसलिए हर जगह लालटेन जला के रखा जा रहा था। रूपा ने सारे नौकरों को लालटेन जला के कमरों में रखने का कहकर रसोई में आ गई थी। रूहानी रानी के साथ सबके लिए खाना निकाल रही थी। रूपा ने आकर कहा, लाओ दीदी, हम आदित्य भैया और भाभी को ऊपर ही खाना दे आए। यहाँ कहाँ अंधेरे में आएंगे, और वैसे भी बारिश होने वाली है। पता नहीं आजकल क्या हो गया इस राजस्थान के मौसम को, जो हर दिन बरस देता है। वैसे भी आजकल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। रूहानी ने अंगीठी तैयार करते हुए उससे कहा, हाँ बात तो सही बोली तू, ठंड बहुत बढ़ गई। एक काम कर, ये अंगीठी दीदी के कमरे में नौकर के हाथ भेजवा दे और तू खाना ले जा दोनों के लिए। बाकी नौकरों से कह देती हूँ मैं कि ये अंगीठी सबके कमरे में रखाए। ये कहते हुए उसने एक अंगीठी नौकर को दी और दूसरी मनोहर जी और सुमित्रा जी के कमरे में भेजवा दी। एक सोम के कमरे और एक रूहान के। रानी ने सबकी थाली लगा के दे दिया। रूहानी साक्षी जी के लिए खुद अपने हाथ से खाना और एक हाथ में लालटेन लेकर आगे चल दी और अंगीठी एक नौकर को लाने को बोल दी। नौकर ने अंगीठी उठाई और रूहानी के पीछे चल दिया।
रूहानी ने पीछे मुड़ के कहा, अंदर रख दो। उसके कहने पर नौकर ने जाकर जल्दी से अंगीठी अंदर रख दी। रूहानी उसके पीछे अंदर खाना और लालटेन लेकर चली गई। उसने देखा तो रूहान वही साक्षी जी के पास बैठा था। उसके कदम वही रुक गए उसे देखकर। उसे पता नहीं क्या होने लगा, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। नौकर अंगीठी रख के चला गया था। साक्षी जी ने जब देखा कि रूहानी खाने की थाली लिए खड़ी थी तो उन्होंने उसे आवाज देते हुए कहा, रूहू वहां क्या खड़ी हो, इधर आओ, खाना लाए हो क्या मेरा। उनके ऐसे कहने पर रूहान ने जब पीछे मुड़ के देखना चाहा तो रूहानी ने अपनी लालटेन को नीचे कदमों के पास रख दिया। एक बार फिर उसका चाहर कम रोशनी में था, जिसे रूहान देखने की कोशिश तो कर रहा था पर बिना किसी को पता लगे। साक्षी ने देखा कि रूहानी अभी भी वही खड़ी थी तो उन्होंने फिर उसे आवाज देकर कहा, अब क्या वहां वैसे ही खड़ी रहोगी रूहू, इधर आओ बैठो। उनके ये कहने पर रूहानी धीरे कदमों के साथ चल के बिस्तर के दूसरी तरफ आकर बैठ गई। उसने साक्षी जी के सामने खाने की थाली रखते हुए कहा, आंटी आपका खाना खा लो आप, तब मैं आपको दवा देकर जाऊंगी। रूहानी के बालों ने उसके साइड के चेहरे को ढक रखा था। रूहान की नजर उस पर ही थी। साक्षी जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रूहू रूहान के लिए भी खाना मंगवा देना जरा। उन्होंने जैसे ये कहा तो रूहान ने रूहानी देखकर कहा, नहीं माँ मैं बाद में खाना खाऊंगा। उसकी बात सुन साक्षी जी खाने लगी। रूहान की नजर बस रूहानी के छुपे चेहरे पर थी और रूहानी इस वक्त रूहान के निगाहों की गर्मी अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। साक्षी जी को खाना खिला दवा देकर वो जाने लगी। लालटने उठा के तो रूहान बिना उसकी तरफ देखे तेज आवाज में बोला, मेरा खाना मेरे कमरे में रख दो, मैं खा लूंगा। रूहानी ये सुनकर चली गई। वो वहां से निकल के रसोई घर में आए तो देखा रानी बैठी सोम के लिए खाना निकाल रही थी। उसने रानी को देखकर कहा, भाभी आप उनके लिए भी खाना निकाल देंगी। रानी ने खाना निकालते हुए पूछा, किसके लिए। अरे वही छोटे ठाकुर साहब के लिए जो आए हैं, खड़ूस के लिए। उसके ऐसा कहने पर रानी हंसने लगी। उसने खाना निकाल के उसे देते हुए कहा, ले ले जा, मैं इन्हें खाना देकर आती हूँ, और वो ये कहकर चली गई। रूहानी खड़ी होकर सोचे जा रही थी। उसने खुद से कहा, अरे घबराने वाली क्या बात है, वो तो आंटी जी के कमरे में बैठा है, बस तुझे जाना है और खाने की थाली रखना है और चली आना है। चल अब, ये बोल के वो रूहान के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूहान के कमरे के सामने रुक उसने दरवाजा खोला तो तभी बारिश शुरू हो गई। बिजली बहुत तेज से कड़क रही थी। रूहानी रूहान के कमरे में गई और खाने की थाली रख वापस पीछे मुड़ी जाने को तो रूहान से टकरा गई। वो गिरने को हुई तो रूहान ने उसकी कमर पकड़ के अपने पास खींच लिया। रूहानी उसके बहुत पास खड़ी थी। रूहान उसके चेहरे को धुंधली सी रोशनी में देख रहा था। रूहान ने टेबल पर रखे जलती कैंडल को उठा के उसके चेहरे के पास लाते हुए उसे देखा। रूहानी के कांपते गुलाबी होठ, उसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें, उसके सुर्ख गाल, उसका चेहरा कंडील की रोशनी में जैसे और चमक आया था। रूहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस रूहानी, आपके बारे में बहुत सुना है, पर शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता है, और जिस बारे में ना पता हो उस चीज से दूर रहना चाहिए, वरना नुकसान बहुत होता है। आपने आज और उससे पहले जो किया उसे मैं माफ नहीं करूंगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुमने सिर्फ झूठ बोला ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर किया। वादा करता हूँ कि मुझे रोकने का तुम्हें बहुत अफसोस होगा। हर दिन हर वक्त, और जिन नामों से तुमने मुझे काल नमाजा था मैं तुम्हें उसके दर्शन जरूर कराऊंगा। तुम बहुत सुकून से थी और आज रात सो भी लो क्योंकि कल से तुम्हारा सुकून मैं छीनने वाला हूँ। अब जाओ और आराम से सो, मिलते हैं कल मिस रूहानी जी। ये कहते हुए रूहान ने उसे छोड़ दिया। रूहानी जैसे उससे दूर हुई वैसे ही लाइट आ गई। रूहान ने जब उसका चेहरा पूरी रोशनी में देखा तो एक वक्त के लिए उसकी नजर थम सी गई रूहानी पर। यही हाल कुछ रूहानी का भी था। उसने भी आखिर पहली बार रूहान सिंह ठाकुर को देखा था। रूहानी ने अपने कदम पीछे किए तो उसकी पायल की आवाज एक बार फिर रूहान की धड़कन को बेचैन कर गई। वो उसे देखते हुए कुछ गुस्से में बोला, जाओ यहां से, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ अभी इसी वक्त। उसके ऐसा कहने पर वो डर के भाग गई। उसके जाते ही रूहान ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। चैप्टर 7 रहन गुस्सा रूहानी रूहान के कमरे से चली आई थी, पर रूहान उसके दिल में कुछ अजीब सा छोड़ गई थी। रूहान ने खुद को आईने में देखते हुए कहा,
तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर रूहान सिंह ठाकुर चीज क्या है। इधर रूहानी अपने कमरे में आए और दरवाजा बंद कर खुद से बोली, ये तो सच में राक्षस जैसे है, पता नहीं क्या करने वाले हैं। हे कान्हा जी बचा लेना मुझे। सुबह का वक्त महल रूहानी आरती कर सबको प्रसाद दे रही थी। जब वो सुमित्रा जी के पास पहुंची तो सुमित्रा जी ने उसे आंख दिखाकर इशारे में प्रसाद उसके हाथ से लेने को मना कर दिया और खुद अपने हाथ से लड्डू उठा के ले लिया। रूहानी बाकी सबको प्रसाद दे थाल रखने लगी तो जोत में घी डाल रही रूपा से पूछा, रूपा ये छोटे ठाकुर साहब कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। रूपा ने जोत ठीक करते हुए उससे कहा, आपको नहीं पता दीदी, रूहान भैया और भगवान का जन्मों का बेर हो गया है। वो भगवान को नहीं मानते, इसलिए तो वो ना कभी किसी मंदिर में जाते हैं और ना कभी किसी पूजा में जाते हैं। ये सुनते ही रूहानी उसकी तरफ देखकर बोली, पर ऐसा क्या हुआ है जो वो ऐसे है? ये बात कभी जानने की कोशिश मत करना। आप बस एक बात जान लो, खुद आपसे जितना उनसे दूर रखोगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी आपने आते ही उनसे मुसीबत मोल ले ली है। अभी तक तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाना चाहिए था और पता नहीं कैसे रूहान भैया अभी तक शांत है। मुझे तो लगता है कि ये तूफान के आने के पहली वाली खामोशी है। बाप रे, ना जाने क्या होने वाला है। ये बोल रूपा रूहानी को डरा के अपना काम करने लगी। रूहानी उसकी बात सुन कल रात की बात याद करने लगी जो रूहान ने उससे कहा था। तभी सुमित्रा जी ने सब की तरफ देखकर कहा, आप सबको बताना था कि पंडित जी ने फिर से मुहूर्त निकाला है। सलोनी की गोद भराई की फिर से कल का एक बार रखा था तो कुछ मनहूस लोगों की वजह से मुहूर्त खराब हो गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सब कहते हुए उन्होंने रूहानी की तरफ देखा। रूहानी उनकी बात समझ गई थी। सुमित्रा जी की बात सिर्फ रूहानी ही नहीं, इस वक्त वहां चेयर पर बैठी सलोनी भी उनकी बात समझ गई थी। सुमित्रा जी की बात सुनकर साक्षी जी ने कहा, चलिए अच्छी बात है, फिर तो तैयारी भी करनी है और लोगों को कहना भी कि कल आए, हमारी बहू की गोद भराई है। ये कहते हुए उन्होंने नौकरों की तरफ देखा और उन्हें समझाने लगी सब। रानी को भी उन्होंने सब समझा दिया था। रूहान भी रेडी होकर नीचे आ गया था। उसने देखा सब काफी खुश थे और रूहानी मंदिर के पास बैठी माला बना रही थी। रूपा उसकी मदद कर रही थी। रूहानी को देखकर रूहान के दिमाग में कोई ख्याल आया। उसने साक्षी जी को देखते हुए उनसे कहा, माँ मुझे मेरे कमरे में रहना, तो प्लीज उसे तैयार करा दे आज ही, और शाम तक मुझे कमरा ठीक चाहिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए वो नीचे सबके पास आ गया था। रूहानी ने उसकी आवाज सुनकर भी उसकी तरफ नहीं देखा, वो बस अपने काम में लगी रही। साक्षी जी ने रूहान के ये कहने पर उससे कहा, पर बेटा आज और कल तो कोई खाली नहीं है। आपकी भाभी की गोद भराई है, कल तो सब काम में लगे हैं, वक्त बहुत कम है, तो इसलिए आप 2 दिन रुक जाए तो। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी ने कहा, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, रूहानी है ना, वो कर देगी। और रूपा भी तो है उसके साथ, दोनों शाम तक मिलकर तुम्हारा कमरा ठीक कर देंगी। उनके ये कहने पर सलोनी ने उनसे कहा, पर माँ रूहानी को स्कूल जाना है और उसे आते हुए दोपहर हो जाती है, तो वो कैसे करेगी? देवर जी आप रुक जाएंगे क्या? ओके, मैं 2 दिन कहीं और रह लूंगा, पर यहाँ इस महल में नहीं रहूंगा। रूहान के ये कहने पर रूहानी ने खड़े होते हुए उससे कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्कूल से आकर सब कर दूंगी, आपको आपका कमरा मिल जाएगा शाम तक। ये बोलकर वो चली गई। रूपा ने उसे जाता देखकर कहा, भाभी की माँ कम थी जो आप भी आ गए छोटे ठाकुर। अरे रूहानी दीदी इसलिए बोलती हूँ कि सोच के बोला करे, पर नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं है, भुगतो अब। रूहानी अपना बैग लेकर नीचे आई और जाने लगी तो रूहान ने सलोनी से कहा, भाभी मैं किसी काम से शहर की तरफ ही जा रहा था, बोलो तो आपकी बहन को छोड़ दूं। ये सुनते ही रूहानी और रूपा एक दूसरे को देखने लगे। रूपा ने मन में कहा, लगता है रूहान भैया पूरी तैयारी से आज आए हैं। बेचारी रूहानी दीदी, क्या होगा इनका? सलोनी ने रूहान की बात पर रूहानी से कहा, रूहानी आप देवर जी के साथ ही चली जाओ। वैसे भी आज गिन्नी नहीं आएगी जो तुम उसके साथ स्कूटी पर जा सको। अच्छा होगा तुम्हें आज देवर जी ही छोड़ दे। उसकी बात पर रूहानी को मानना पड़ा। रूहान एक शातिर हंसी के साथ उसके सामने से गुजर गया। रूहानी उसे ऐसे जाते हुए कुछ देर देखने लगी और फिर उसके पीछे चल दी। जब वो बाहर आए तो रूहान जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था।
रूहानी आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। रूहान ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से वहां से निकल गया। रूहानी के मन में सवाल तो था पर जवाब नहीं। रूहान बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी तो रूहानी घबरा गई। रूहानी सामने देख रही थी। पूरे रास्ते पर एक आदमी नहीं और दूर दूर तक बस था तो सन्नाटा और रेत। रूहानी की जान तो गले तक आ गई थी। उसने मन में कहा, कान्हा जी, क्या करने जा रहा है ये खड़ूस। रूहान जीप से उतरा और उसके तरफ का दरवाजा खोल उसे बाहर उतरने को कहा। रूहानी उसके कहने पर उतर के नीचे खड़ी हो गई। रूहान उसके नजदीक आते हुए उससे बोला, क्या बोला था तुमने मुझे, राक्षस, दुष्ट दानव, हम्मम? तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ये कहते हुए रूहान उसके बहुत करीब आ गया था। रूहानी घबराई सी बस खड़ी थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये देख रही हो, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ से आपका स्कूल कम से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर है। तो अब आप यहाँ से चलना शुरू करो, और तब तक मत रुकना जब तक मैं ना कहूँ या तुम्हारा स्कूल ना आ जाए। तो अब चलना शुरू करो। रूहान उससे ये कहकर दूर हो गया। रूहानी उसकी बात पर उसे हैरानी से देखे जा रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, अगर मैं ना जाऊं तो? उसकी बात सुन रूहान हंसने लगा और हंसना रोक उसे देखते हुए बोला, तो कल जो गोद भराई होने वाली है वो नहीं होगी। मैं उसे बहुत प्यार से रोक दूंगा। क्या तुम ये चाहती हो कि ये गोद भराई रुक जाए या कुछ बहुत बुरा हो जाए? और हाँ, मेरे पास दिल नहीं तो मैं कुछ महसूस भी नहीं करता, इसलिए बहुत आसानी से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जल्दी चलना शुरू करो या फिर कल के तमाशे का वेट करो। उसकी बातों को सुनकर रूहानी घबरा गई थी और सोचने लगी। उसने अपने कदम रास्ते पर बढ़ा दिए। रूहान वापस से आकर जीप में बैठ गया। रूहानी चलते चलते आधे रास्ते चली आई थी। राजस्थान की गर्मी में उसका बदन जैसे झुलस रहा था। कहा जाता है जितनी यहाँ की रातें ठंडी होती है उतनी ही यहाँ का दिन गर्म, और अभी तो ठंड बस शुरू ही हुई थी, तो सूरज की तपन अभी भी बहुत तेज थी। रूहान उसके पीछे जीप लेकर आ रहा था और वो जलती गर्म सड़क पर चली जा रही थी। रूहान का गुस्सा जैसे शांत नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि रूहानी चक्कर खाकर गिरने वाली है, तो उसने जीप रोकी और भाग के उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रूहानी आंखें बंद किए उसकी बाहों में थी। वो बेहोश हो चुकी थी। एक तो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, उस पर ऐसे उसे गर्मी में चलना पड़ा तो उसे चक्कर आ गया। रूहान ने उसे गोद में उठाया और जीप में बैठा के उसके बैग से ही पानी निकाल के उस पर डाला। रूहानी की जब आंखें खुली तो उसने देखा रूहान उसके सामने खड़ा था। रूहान ने उसे बोतल का पानी दिया और दरवाजा बंद कर उसकी तरफ का आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जीप स्टार्ट की और उसकी तरफ बिना देखे बोला, सीट बेल्ट लगाओ, और इतना कहकर 1 मिनट इंतजार किया। जब उसने नहीं लगाया तो ऐसे ही उसने स्पीड में जीप को चला दिया। जीप इतनी तेज जा रही थी कि रूहानी की जान जाने को हुई। उसने किसी तरह सीट बेल्ट लगाया। ठाकुर साहब धीरे चलाए। उसने सामने से आते हुए एक ट्रक को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख कर दिया। पर रूहान तो बस गुस्से में जीप को चलाए जा रहा था। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसने महल के गेट पर आकर जीप रुकी तो रूहानी ने जल्दी से सीट बेल्ट खोल अपना बैग लेकर भाग गई वहां से। रूहान उसे भाग के जाता गुस्से में देख रहा था। जब रूहानी जल्दी महल वापस आ गई तो सब ने उससे पूछा कि वो इतने जल्दी वापस क्यों आई। उसने बोला कि आज छुट्टी जल्दी हो गई। सबके जाने के बाद रूपा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ उसे उसके कमरे में ले गई और दरवाजा बंद करते हुए उससे पूछी, दीदी सच सच बताओ क्या बात है जो आप ऐसे चली आई जल्दी? क्या किया ठाकुर साहब ने? उसके कहने पर रूहानी बिस्तर पर बैठकर अपने पैरों को देखने छाले पड़ आए थे। ये देखकर रूपा ने हैरान होकर उससे कहा, दीदी ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? रूहानी बस आपने छाले देखे जा रही थी। रूपा ने उसे देखकर कहा, क्या ये सब छोटे ठाकुर साहब ने किया? उसके ये पूछने पर भी रूहानी खामोश रही। इस बार रूपा ने गुस्से में कहा, दीदी कुछ पूछ रही हूँ, बताओगी कुछ आप? जब तू जानती है तो पूछ क्यों रही है? जा जाकर बर्फ और दवा ले आ। उसके कहने पर रूपा चली गई। शाम का वक्त महल। रूपा रूहानी के साथ महल के पीछे वाले हिस्से में आई, जो अक्सर बंद रहता था।
रूपा ने अपने साथ लाई चाबी से गेट खोला और अंदर चली गई। रूहानी भी उसके पीछे उसके साथ चल दी। रूपा ने लाइट्स ऑन की तो रूहानी ने देखा ये काफी अच्छी जगह थी। 3 या 4 कमरे थे, बहुत प्यारा सा गार्डन था और काफी पेड़ पौधे थे और उनसे निकलती लताएं जो कि छत तक जा रही थी। रूहान ने ये अपने लिए बनवाया था जब उसके पिता और उसका रिश्ता खराब हो गया था। रूहानी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, रूपा छोटे ठाकुर साहब यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? वो वहां उस महल में बीबी तो रह सकते हैं ना, तो फिर यहाँ ऐसे रहना। उसकी बात पर रूपा उसे देखने लगी। चैप्टर 8 रहन रूहानी ने रूपा को देखते हुए पूछा, पर छोटे ठाकुर यहाँ इस घर में क्यों रहते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो अपने पिता से इतनी नफरत करते हैं? क्या हुआ था 15 साल पहले ऐसा? रूपा उसे देखकर वही आंगन में सीढ़ियों पर बैठ गई और उसकी तरफ देखकर बोली, दीदी बस ये समझ लो इस महल की खुशियों को जैसे 15 साल पहले किसी की बहुत बुरी तरह से नजर लग गई। इतना अच्छे से सब चल रहा था। रूहान भैया तो बहुत प्यार करते थे अपने पिताजी से और बड़े ठाकुर भी उन पर जान देते थे, या ये बोलूं आज भी देते हैं। आखिर रूहान भैया को उन्होंने बहुत मन्नतों से जो पाया था। जब ये सब हुआ तब रूहान भैया की उम्र 16 साल की थी। वो छुट्टियों में अपने हॉस्टल से यहाँ रहने आए थे। बहुत खुश होते थे वो जब वो यहाँ आते थे, पर जैसे उस साल बहुत कुछ ऐसा था जो सब कुछ उड़ा के ले गया। फ्लैशबैक, रूहान घर आया था और अपने भाई आदित्य के साथ ही रहता था। आदित्य वैसे सोम का छोटा भाई था पर दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क था। सोम जितना कमीना था आदित्य का स्वभाव उतना ही अच्छा था, इसलिए सोम से ज्यादा सब आदित्य को चाहते थे। रूहान में बड़े ठाकुर रंजीत सिंह की जान बसती थी। रंजीत जी जब अपने भाई सोहम के साथ महल आए तो पुरोहित जी बैठे महापूजा की तारीख निकाल रहे थे। साक्षी जी उनकी देवरानी सुनंदा जी वही बैठी थी और रानी इनके बगल में खड़ी थी। आदित्य और रूहान उस वक्त महल में नहीं थे। बड़े ठाकुर को अंदर आता देखकर पुरोहित जी खड़े हो गए और उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम करा तो बड़े ठाकुर ने भी उन्हें प्रणाम कर आकर साक्षी जी के पास बैठ गए। सुनंदा जी बड़े ठाकुर को आता देख के रानी के बगल में खड़ी हो गई थी। सोहम जी दूसरे सोफे पर बैठ गए। बड़े ठाकुर ने पुरोहित जी से पूछा, कब का मुहूर्त निकला है महापूजा के लिए? पुरोहित जी ने उनकी तरफ देखकर कहा, जी परसों का निकला है बड़े ठाकुर साहब। आप सब तैयारी कर ले, मैं आकर पूजा करा दूंगा। और हाँ, पूजा का वक्त प्रातःकाल में है, 4 बजे, तो आप सबको भी वक्त से पर वहां रहना होगा। ये बोलकर पुरोहित जी वहां से चले गए। बड़े ठाकुर ने रात के खाने में सबको ये बता दिया कि किसको क्या काम देखना है और तैयारी अगले दिन से शुरू हो गई। रूहान बहुत खुश था क्योंकि ये हॉस्टल जाने के बाद उसकी पहली महापूजा थी। उसने आदित्य के साथ मिलके काम करवाने लगा। साक्षी जी पूरे हवन की सामग्री को देख रही थी। सारा काम एक दिन में कंप्लीट हो गया था। अगली सुबह महल में महापूजा हो रही थी। सब साथ बैठे आहुति दे रहे थे। रुक जाओ, ये महापूजा नहीं हो सकती। ये आवाज सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। राजस्थानी लिबास पहने, सर पर हल्का सा पल्लू और एक कपड़े की गदरी लिए खड़ी थी। सब उसके ऐसे कहने पर खड़े हो गए और वो लड़की अंदर आ गई। सोहम ठाकुर ने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम जो इस तरह से आकर महापूजा में विघ्न डाल दिया? तुम्हें पता है कितना बड़ा अपशगुन किया है तुमने? उस औरत ने सामने देखते हुए सबसे कहा, महारा नाम केसर से, और मैं बड़े ठाकुर के होने वाले बच्चे की माँ हूँ। ये सुनते ही वहां पर खड़ा हर इंसान शोका था। साक्षी जी और रूहान के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। वो दोनों फैली हुई नजरों से ही उसे देख रहे थे। ये सुनते ही बड़े ठाकुर वेटेज आवाज में उससे कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? केसर ने उन्हें देखते हुए कहा, महारी जबान काट देना जे मैं झूठ बोलूं बड़े ठाकुर, पर आपको शायद रक महीन पहले की वो तूफानी रात याद नहीं जब थम फंस गए थे और मैंने थारे को रहने को एक रात की जगह हुई थी। उस वक्त आप कुछ नशे में भी थे, तैब आपको खुद का होश नहीं था, तो ये याद कैसे होगा कि उस रात के हुआ था? पर म सचू बालू सू बड़े ठाकुर की जे थारा ही औलाद है जी महारे कोख में पल रहा है, और जे बात का मैं सबूत तो ना दे सकूं हूं, पर सच्ची बात तो यही है कि मैं थारे बच्चे की मां बनने वाली, और मैं यहाँ बस आपने बच्चे का अधिकार और उसके लिए उसके पिता का नाम लेने आए हूँ, जे थारे को महारे को देना होगा।
उसकी बात सुन साक्षी जी गिरने को हुई, उनकी हालत खराब हो गई थी। आदित्य और रूहान ने उन्हें पकड़ा और बेहोश हो चुकी साक्षी जी को के कर कमरे गए। रूहान का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। उसने नौकरों को साक्षी जी के पास छोड़ा और बाहर आ गया। उसने केसर का गला पकड़ा और उससे बोला, जो तूने कहा है उसका कोई सबूत लेकर आ और साबित कर कि मेरे बाबा ने तेरे साथ कुछ गलत किया है। बहुत हो गया, अब निकल यहाँ से। ये कहते हुए रूहान ने उसकी गर्दन छोड़ी तो उसने सांस लेते हुए उससे कहा, तुम्हारे पास सबूत नहीं तो क्या मेरा फैसला भी नहीं होगा? सुना था इस महल में फैसले बहुत ही सच्चे होते ही, पर आज मैं पहली होंगी जो इस दहलीज से बिना न्याय के जाऊंगी। रूहान ने उसकी बात पर उसे देखते हुए कहा, न्याय होगा? और आज का न्याय बाबा नहीं मैं करूंगा, तो बैठाई जाए बैठक। ये बोलकर रूहान ने महल के बाहर ही सुनवाई के लिए सभी को इकट्ठा किया। साक्षी जी को जब होश आया तो उन्हें पता चला कि रूहान ने बैठक बुलाई है, तो वो काफी डर गई और दरवाजे पर चली आई भाग के। उन्हें ऐसे आते देखकर सुनंदा और रानी ने पकड़ लिया। साक्षी जी खड़ी देख रही थी कि आज न्याय करने वाला खुद मुलजिम बन के खड़ा था और बेटा अपने बाप का फैसला करने बैठा था। जब फैसल होने लगा तो केसर अपनी तरफ से जैसे पूरी तैयारी में आई थी, उसने ऐसे ऐसी बातें बताई जिस पर सबने यकीन किया। इधर ये सब सुनकर रूहान ठाकुर टूटते जा रहे थे। उसने जब पूरी बात सुनी तो सब उसकी तरफ देखकर फैसले का इंतजार करने लगे। रूहान ने सब की तरफ देखकर नम आंखों से, पर उन आंखों में जैसे गुस्सा आग की दहक रहा था। उसने सबको देखकर कहा, केसर की हर बात ये साबित करती ही कि ठाकुर रंजीत सिंह कसूरवार है और ये बच्चा इनका है, इसलिए वो उसे उसका नाम दे और इस लड़की के साथ रहे। ये सुनकर वो वहां से चला आया। बड़े ठाकुर आज अपने घरवालों की नजरों में ही झुक गए थे। वो तो अपनी नजरें साक्षी जी से भी नहीं मिलाया रहे थे और साक्षी जी वही दहलीज पर बेसुध सी बैठ गई थी। वजह सामने देखते देखते सब बर्बाद हो चुका था। साक्षी जी की हालत बहुत खराब होने लगी। जब रानी ने देखा तो चिल्ला के बाकी, बड़ी माँ क्या हुआ आपको? ये सुनते ही रूहान आदित्य सब भाग के आए। रूहान उनके पास बैठते हुए कहा, माँ क्या हुआ आपको? माँ, बड़े ठाकुर जब साक्षी जी के पास आकर उनके करीब आकर बैठने लगे तो रूहान ने अपना एक हाथ उठा के उनकी तरफ बिना देखे कहा, खबरदार, जो अपने इन गंदे हाथों से मेरी माँ को छूना भी चाहा तो। बहुत हो गया आपका ये दिखावा, अब यहाँ से चले जाइए। आओ, इससे पहले मेरी माँ को कुछ भी हो और मैं उस गुस्से में बौखला के कुछ कर बैठूं। चले जाएं आप यहाँ से, आज से ही आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, चले जाए यहाँ से। उसके ऐसे कहने पर बड़े ठाकुर ने अपने कदम वहीं रोक लिया था। टूट तो वो भी चुके थे और उनका टूटना किसी ने देखा। रूहान अपनी माँ को लेकर अंदर चला गया। केसर के फैसले के बाद बड़े ठाकुर ने महल छोड़ दिया और बस माह पूजा बीके वक्त ही आते थे और कुछ दिन सबके साथ रहकर चले जाते थे। पर इन 15 सालों में बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को नहीं देखा था। रूहान बड़े ठाकुर को अपनी माँ का गुनहगार और उनकी खुशियों को निगल जाने वाला मानते थे। प्रेजेंट डे, रूपा ने रूहानी देखते हुए कहा, क्या बताऊं दीदी, केसर का काम होता है सफेद चीज को रंगीन कर महकदार बना देना। पता नहीं ये कौन सी केसर थी जिसने सबकी जिंदगी को बेरंग बेरस कर दिया। सच ने, जब ये मारेगी ना इसे पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। रूहानी ने उसे देखकर बोला, तो मतलब ठाकुर साहब का एक और बच्चा है? तो क्या वो आता है यहाँ पर? अरे कहाँ से आएगा, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। जब दूसरे के साथ गलत करेगी तब खुद के साथ कैसे अच्छा होगा। 2 महीने में ही वो बच्चा उसकी ही कोख में मर गया। ये कहते हुए रूपा अंदर आकर सोफे पर से चद्दर हटा के साफ करने लगी। रूहानी उसके साथ काम करते हुए उससे बोली, और ये घर? रूपा ने सफाई करते हुए कहा, ये घर तो बाबा ने 6 साल हुआ तब बनवाया, यही बड़े ठाकुर से जामीन खरीद के। अब जब भी भैया आते हैं यही रुकते हैं। बड़ी माँ ने उनसे बहुत कहा कि वो यही रहे पर उन्होंने नहीं माना और यहाँ घर बना लिया। अब एक और सवाल नहीं दीदी, जल्दी से काम खत्म करो और चलो। वैसे भी आपका पैर ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। ये सुन रूहानी काम करने लगी पर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। चैप्टर 9 रूहानी ने की फिर से गड़बड़। रूहानी को जब से रूहान और उसके पिता के बीच हुई नफरत के बारे में पता चला था तब से उसके दिमाग में बहुत से सवाल उमड़ आए थे। वो रूपा के साथ मिलकर रूहान के घर को ठीक कर रही थी। रूपा सोफे से कपड़े हटा के झटके रही थी और उन्हें एक कोने में रख रही थी। रूपा ने रूहानी को देखकर कहा,
दीदी आप रूहान भैया के कमरे को साफ कर दे, मैं यहाँ देख लेती हूँ। उसके कहने पर रूहानी ने उससे पूछा, कौन सा कमरा है उनका? रूपा ने सामने कमरे की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, ये वाला है दीदी, और हाँ याद रहे एक भी सामान तोड़ना मत और ना कोई सामान इधर से उधर करना, जो चीज जहां से उठाना वही रखना, वरना भैया बहुत गुस्सा होंगे। उसकी बात सुन रूहानी कमरे में जाते हुए बोली, तुम्हारे भैया को और कुछ आता है गुस्सा करने के अलावा? ठीक नाम रखा है हमने उसका, गुस्सेल सिंह ठाकुर। गुस्सा तो जैसे उनकी बचपन की सहेली थी, जिसे वो साथ लेकर नहीं सीने से लगा के घूमते हैं। ना जाने क्या खा के पैदा किया था आंटी जी ने इन्हें, जब देखो कड़वाहट ही मन में भर रखा है। अरे शहद चटाना भूल गई थी इनकी माँ, तभी कड़वे करेले जैसे है। ये कहते हुए रूहानी रूहान का कमरा साफ किए जा रही थी और जोर जोर से रूपा से बात किए जा रही थी। तभी सफाई करते हुए उसके हाथ में रूहान की फोटो फ्रेम आ गई। उसने उसे देखते हुए कहा, देख रूपा, फोटो में कितने प्यारे मासूम दिखते हैं। अगर ये फोटो शादी के लिए भेजा जाए तो कोई भी लड़की मर मिटे, पर कौन जानता होगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा राक्षस छुपा है, जिसके पास दिल नहीं है, जिसके दिल में किसी के लिए प्यार हो ना हो। और गुस्सा तो ऐसे है जो मुफ्त में किलो के भाव बिक रही थी, और जनाब लाइन में पहले लगे हुए थे तो ज्यादा ले लिया और अब सबको देते हैं। ये कहते हुए वो हॉल में आए तो देखा रूहान वही खड़ा सब सुन रहा था और रूपा खामोश रोनी सूरत बनाए खड़ी थी। रूहान को वहां देखकर रूहानी की आंखें फेल गई। उसने जल्दी से फोटो फ्रेम को अपने पीछे छुपा लिया। रूपा ने उसे देख अपने मन में कहा, अरे क्यों बार बार आप खुद अपने पैरों को कुल्हाड़ी पर मारती रहती है दीदी, कम से कम देखा तो करे कौन खड़ा है। अब पता नहीं भैया क्या करने वाले हैं। रूहानी वैसे ही खड़ी अभी तक रूहान को देख रही थी। रूहान के चेहरे पर गुस्सा था। उसने रूपा को देखकर कहा, रूपा तुम जाओ, छोटी भाभी तुम्हें बुला रही है, जाकर देखो क्या बोल रही है वो। उसके ये कहने पर रूपा ने उससे कहा, पर भैया यहाँ की सफाई, मैंने जो बोला है वो करो। और जो? रूहान के ऐसे कहने पर रूपा वहां से चली गई। रूहानी अकेली खड़ी अब और ज्यादा घबरा रही थी। रूहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, खड़ी क्या हो, शुरू हो जाओ, सफाई करो, और आज मुझे ये सब साफ चाहिए तो जल्दी। ये सुन रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं इतना सारा कैसे साफ करोगी, ये तो तुम्हें मेरी तारीफ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब शुरू करो, मैं यही बैठा हूँ। अगर कोई गड़बड़ किया तुमने तो फिर तुम सोच भी नहीं सकती वो हालत करूंगा तुम्हारी। पता नहीं कहाँ फंसी हो, हद है ये इंसान, कभी कभी तो भूत ही लगता है मुझे। सच में जब भी कुछ बोलती हूँ पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं अचानक से। ये बोलते हुए वो जा ही रही थी कि तभी उसे सामने से एक मोटा सा चूहा आते हुए दिखा। उसे देख रूहानी चिल्लाते हुए रूहान की तरफ भागी और उसके गले लग उसे कसके पकड़ के बोली, चूहा चूहा प्लीज उसे हटाओ प्लीज। रूहानी के ऐसे पास आने से रूहान को कुछ अजीब सा लग रहा था। रूहानी चिल्लाते हुए उसके सीने से खड़ी थी और रूहान उसके ऐसे पास आने से घबरा गया था। उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, और ये क्या हरकत है, पागल हो क्या तुम? चूहा है वो, कोई शेर नहीं जो तुम्हें खा के पचा जाएगा। अब शांति से खड़ी रहो, अपने मुंह और हाथ रखकर मैं देख कर आता हूँ। ये बोलकर वो कमरे की तरफ चला गया। ये लड़की सच में पागल है, ये कहते हुए रूहान कमरे में झांकने लगा। वो देख कर आया और उससे बोला, जाओ, जजिस शेर से तुम डर रही थी वो चला गया, अब काम करो जल्दी से। उसकी बात सुन रूहानी उसे मैन में कोसते हुए चली गई। रूहान वहीं सोफे पर बैठ गया। रूहानी ने पहले कमरा साफ किया, फिर हॉल साफ किया और फिर किचन, और जब वो फ्री होकर आए तो देखा रूहान आराम से बैठा फोन में गेम खेल रहा था। ये देखते ही उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कह भी क्या सकती थी उसे। उसने अपने हाथों को दबाते हुए कहा, हो गया सब, मैं अब जाऊं, मुझे भूख लगी है और मेरे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं। सच में रूहानी ने सफाई के साथ अपने कपड़े भी गंदे कर दिए। रूहान ने उसकी बात सुन उसकी तरफ देखकर कहा, सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही नहीं बल्कि तुम्हारा ये चेहरा भी गंदा हो गया है। जाके पहले मेरे बेड की बेडशीट बदलो, फिर जाकर अपना मुंह धुलो। मैंने बेडशीट बदल दी है, सब काम हो गया है। अब जाओ फिर से बदलो, मुझे वो पसंद नहीं आया है तो चेंज इट। ये बोल रूहान ने वापस से अपनी नजरें फोन पर कर ली। रूहानी ने उसे देखकर मुंह बना के मन में कहा, पता नहीं कितने राक्षस मारे होंगे जो ये एक रूहान सिंह ठाकुर पैदा हुआ।
सच में मन तो होता है इसका गला मैं खुद अपने हाथ से दबा दूं पर, कहते हुए वो बीच में ही चली गई। कुछ देर बाद एक नौकर खाने की थाली लेकर उसने रूहान को देखकर डरते हुए कहा, मालिक खाना लाया हूं। रूहान ने फोन से नजर उसकी तरफ करके कहा, इसे ले जाओ आप और खाने का सामान भेजवा दो, मैं यहाँ रूहानी से बनवा लूंगा और हाँ छोटी भाभी से बोल देना कि रूहानी मेरे लिए खाना बना के खिला के तब आएगी। उसकी बात सुन नौकर वापस महल में चला गया। जब वो खाना लेकर रसोई घर में पहुंचा तो रानी और रूपा वहीं बैठी बाकी सबके लिए खाना निकाल रही थी। जब उन्होंने नौकर को ऐसे वापस खाने की थाली लाते हुए देखा तो उससे रानी ने पूछा, भैया बने इतनी जल्दी खा लिया रामू? रामू ने उसे देखते हुए कहा, अरे नहीं भाभी मालिक ने तो खाया ही नहीं, ऊपर से बोले कि खाने का सामान भेजवा दो, रूहानी दीदी से बनवा लेंगे और भाभी से बता दे कि वो उन्हें खाना बना के खिला के तब आएंगी। भाभी दे दो, मई ले जाओ जल्दी से, नहीं तो अभी मालिक गुस्सा हो जाएंगे। रानी ने जल्दी से सारा सामान नौकरों के हाथ से भेजवा दिया। उनके जाने के बाद रूपा ने रानी से कहा, बड़ी भाभी मालिल से बात कर लो न, नहीं तो मुझे लगता है भैया ऐसे ही दीदी को परेशान करते रहेंगे, उनके पैरों में चोट भी लगी है, प्लीज आप बात करो ना। उसके ऐसे कहने पर रानी ने उससे कहा, ठीक है तुम यहाँ देखो मैं आती हूँ। ये बोल के वो जाने लगी तो तभी सोम ने उसे आवाज दिया, रानी। अरे वो रानी, खाना देगी या नहीं? उसकी आवाज सुनकर रानी रुक गई। उसने रूपा की तरफ देखा तो उसने उससे कहा, भाभी पहले आप सोम भैया को खाना दो, नहीं तो भैया फिर आपके साथ कुछ करेंगे, जाओ जल्दी। ये बोल वो खाना निकालने लगी। इधर रूहान के पास जब सारे नौकर ले सामान लेकर पहुंचे तो उसने सारे सामान को किचन में रखने को कहा। सारे उसकी बात सुन किचन में सारा सामान रखकर चले गए। रूहान आराम से बैठा रूहानी का इंतजार कर रहा था। जब वो काफी टाइम तक नहीं आए तब रूहान ने जाकर देखा कमरे में तो रूहानी बेड पर बैठी सो रही थी। रूहान उसे देखकर बोला, रूहानी उठो। उसकी तेज आवाज से रूहानी हड़बड़ा के उठ गई। उसने रूहान को देखकर झुंझला के कहा, नहीं अब नहीं, फिर से ही नहीं, देखो ठाकुर साहब अब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। ये बोलकर वो वापस से उसी के बिस्तर पर सो गई। रूहान ने जब ये देखा तो वो उसे उठाने लगा पर रूहानी थकान की वजह से गहरी नींद में चली गई थी। रूहान ने उसे ऐसे यहाँ सोते देखा तो उसे थोड़ा डर लगा क्योंकि रूहानी उसके कमरे में ऐसे सो रही थी और इस घर में उसके और रूहानी के अलावा कोई नहीं था। उसने ये सोचकर उसे उठाने की कोशिश करी पर वो नहीं उठी। ये देख वो और परेशान हो गया। चैप्टर 10 रेहान टेक्स केयर ऑफ रूहानी। रूहानी रूहान के कमरे में मजे से सो रही थी पर रूहान था जो उसे कमरे में ऐसे सोता देख घबरा गया था। उसने कई बार रूहानी को जगाने की कोशिश की पर रूहानी थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी खिड़की से आती ठंडी हवा रूहानी के बदन को छू गई और उसने ठंड की वजह से अपने पैर सिकोड़ लिए। रूहान ने ये देखा तो उसने कोशिश छोड़ के सोती हुई रूहानी पर कंबल डाल उसके चेहरे पर आए बालों लो हटाया। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। इस वक्त भी रूहानी के चेहरे पर कहीं ना कहीं धूल लगा हुआ था। रूहान ने सोती हुई रूहानी के गालों पर लगे धूल को अपने हाथों से साफ करते हुए बहुत ध्यान से देखा। कितना शांत था इस वक्त रूहानी का चेहरा। रूहानी का पैर जब कंबल में जलने लगा तो उसने अपने पैरों को कंबल से निकाल लिया। रूहान ने पायल की आवाज सुन रूहानी के पैरों के पास देखा। जब उसकी नजर रूहानी के पैरों पर गई तो उसने देखा कि उसके पैरों में छाले पड़े थे। ये देख आज सुबह रूहानी के साथ किया गया अपने बर्ताव को याद करने लगा। वो उठा और अपने बाग की तरफ बढ़ गया। वहां एलोवेरा के पौधे से उसने 2 एलोवेरा तोड़ा और उसे किचन में लेकर गया। कुछ देर बाद वो एक ग्लास और एक कटोरी लेकर आया। उसने देखा रूहानी को ठंड अभी भी लग रही थी। रूहान ने पास में रखे टेबल पर सारी चीजें रखी और रूहानी के सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे बुखार हो गया था। ये देखकर वो जल्दी से बाहर गया और एक बाउल में पानी, फर्स्ट एड बॉक्स और कपड़े ले आया। उसने सारी चीजें टेबल पर रखी और खुद एक चेयर लेकर बैठ गया। पहले उसने रूहानी के पैरों को हल्दी के पानी से धुला और फिर उस पर एलोवेरा से लेप किया। उसके बाद वो आकर उसके पास फिर बैठ गया। उसने पहले अपना फोन निकाला और महल में कॉल किया। फोन बज रहा था कि कटने से पहले ही एक नौकर ने फोन उठा के बोला, हेलो कौन? रूहान ने नौकर से कहा, मैं बोल रहा हूँ, रूपा को यहाँ भेजो कुछ काम है। ये बोलकर रूहान ने फोन रख दिया।
नौकर ने उसके कहने पर रूपा को रूहान के घर भेज दिया। रूपा जब आए तो रूहान ने उसे देखते हुए कहा, रूपा इसकी तबीयत खराब है, बुखार हो रखा है, कुछ खाया है क्या इसने? रूपा ये सुनते ही घबरा के बोली, नहीं भैया इन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ फल खाया था। अच्छा तुम इसके सर पर पट्टी रखो, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ क्या करूँ। ये बोल के वो बाहर चला गया डॉक्टर से बात करने। रूपा उसके सर पर पट्टी रखने लगी। रूहान कुछ देर में डॉक्टर से बात करके आया तो उसने कहा, रूपा जूस ले आओ, इन्हें किसी तरह पिला के दवा दे दे। रूपा सुनकर जल्दी से चली गई। रूहान उसके जाने के बाद खुद रूहानी के सर पर पट्टी रखने लगा। रूपा कुछ देर में जूस बना के ले आए। रूहान ने रूहानी को उठाते हुए कहा, रूहानी उठो जूस पी लो, पर रूहानी का बुखार इतना तेज था कि वो उठ ही नहीं पा रही थी। रूहान ने उसे अपने बाहों का सहारा देकर उठाया और उसे जूस पिलाने लगा। रूहानी अपनी धुंधली आंखों से रूहान को देख रही थी। रूहानी को जूस पिला के उसने दवा खिलाई और उसे लेटा दिया। रूपा की तरफ मुड़ के उसने देखा और उससे कहा, रूपा आप यही इनके पास रुको, मैं दूसरे कमरे में हूं, कोई बात हो तो बता देना। ये बोल वो बगल के कमरे में चला गया। रूपा उसके पास बैठी रूहानी के सर पर पट्टियां करने लगी। आधी रात के करीब रूहानी का बुखार कम हो गया था, उसे नींद आ गई थी। उसी के बगल में रूपा भी बिस्तर पर सर रखे सो रही थी। रूहान जब रूहानी की तबीयत देखने आया तो देखा दोनों ही सो रही थी। उसने रूहानी के माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसका बुखार उतर चुका था। उसने सो रही रूपा पर एक कंबल डाला और चला गया। सुबह का वक्त, रूहान के घर रूपा की जब सुबह आंख खुली तो रूहानी तब भी सो रही थी। उसने उठकर घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने जल्दी से अपने ऊपर से कंबल हटाया और भागते हुए बाहर आए। बाहर आकर देखा तो रूहान हाल के सोफे पर ही सो गया था। उसने धीरे से आवाज दी तो रूहान की नींद खुल गई। उसने आंखों को मसलते हुए पूछा, क्या हुआ रूपा? रूहानी ठीक है ना? जी भैया दीदी ठीक है, मुझे जाना होगा, दीदी अभी सो रही है तो मैंने उन्हें जगाया नहीं, पर मुझे लेट हो रहा है और वैसे भी आज छोटी भाभी की गोद भराई है तो मुझे जाना होगा। उसके ऐसे कहने पर रूहान ने उसे जाने का बोल दिया और साथ में ये भी कि जब रूहानी उठ जाएगी तब वो खुद उसे महल ले आएगा। ये सुन वो चली गई। रूहान उठ के अपने कमरे में गया। उसने पहले तो अपना फोन और लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया और फिर खुद नहाने चला गया। वो नहा के रेडी होकर और अपना लैपटॉप फोन लेकर वो बाहर हॉल में आया और वहीं रखे सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में रूहानी की नींद खुली तो उसने देखा कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि किसी और के रूम में है तो घबरा के झटके से उठ बैठी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने पाया कि वो तो रूहान के कमरे में उसके बिस्तर पर थी। पर मैं यहाँ कैसे? ये कहते हुए उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे पता चला कि वो रात में थक गई थी और यही सो गई। उसने जल्दी से कंबल हटाया अपने पर से और जल्दी से जाने लगी। वो गेट तक पहुंची थी कि तभी उसका हाथ पकड़ रूहान पीछे खींच लिया। रूहानी ने सर उठा के देखा तो रूहान सामने खड़ा था। रूहान उसे बहुत गौर से देख रहा था। रूहानी ने जाने के लिए अपने कदम जैसे उससे दूर किया। उसने एक बार वापस उसे अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर हाथ रख देखने लगा और उससे बोला, आपका बुखार ठीक है, पर अभी आपको डॉक्टर ने चलने के लिए थोड़ा कम ही कहा है, नहीं तो आपका पैर ठीक नहीं होगा। ये सब रूहान उसे देखते हुए बोल रहा था पर रूहानी ने अपने नजरों को फेर रखा था। उसने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर महल के पीछे के गेट से अंदर गया। रूहानी उसे हैरानी से देखे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी इस वक्त रूहान को। रूहान उसे उसके कमरे में लेकर आया और बैठा के जाने लगा तो दरवाजे पर जाकर रुक गया और उसकी तरफ बिना देखे बोला, आज से आपकी सजा खत्म हुई और अगर दोबारा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश किया आपने तो आप सोच नहीं सकती मैं वो करूंगा। तो आराम से रहो, बस यहाँ तक, मुझ तक या मेरे घर तक आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर रूहान चला गया और जाते जाते उसके कमरे के दरवाजे को बंद करता गया। रूहानी अभी भी खई हुई थी। तभी रूपा उसके कमरे में आए। उसने उसे देखते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आप आ गई। छोटी भाभी कब से आपके लिए पूछ रही थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं मैं। चलिए जल्दी नहा ले आप और रेडी हो जाए, और कृपया करके जल्दी से भाभी के पास आए। रूहानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, कल रात हम ठाकुर साहब के घर उनके कमरे में पूरी रात थे, क्या ये बात तुम जानती हो या कोई और?
रूपा के कहने से पहले ही सोम ने बिना नोक किए दरवाजा खोलते हुए कहा, हाँ मुझे रूहानी जी, अब जब इस घर के छोटे ठाकुर के साथ आप रात बिता ही चुकी है तो मेरे साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ। रूपा तो ये सब सुनकर घबरा गई थी, पर रूहानी ने खड़े होते हुए उससे कहा, भेड़िए और शेर में फर्क होता है सोम ठाकुर साहब। जिसकी बात आपने किया आप जैसे उसके पैरों की धूल भी नहीं है, और तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम एक स्त्री को संभाल सको, उसका सम्मान कर सको, उसे इज्जत दे सको। तुम खुद की इज्जत नहीं संभाल पाते तभी तो चले आते हैं हो बार बार मुंह की खाने। अगर आज का हो गया हो तो जाओ यहाँ से, वरना मुझे चिल्ला के सबको यहाँ बुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके ऐसे कहने पर सोम ठाकुर अपने अंदर गुस्से को लेकर चला गया। वो जैसे बाहर निकला वैसे ही रूपा ने हंसते हुए कहा, अच्छा सबक सिखाया आपने इन्हें, ऐसे मर्दों को तो ऐसे ही जवाब मिलने चाहिए। पता नहीं क्या है इनके पास जो ये इतना उछलते रहते हैं। उसकी ये बात और हंसना सोम ने सुन लिया था और उसके अंदर गुस्सा और बढ़ गया था। चल मेरे कपड़े निकाल दे, मैं जल्दी से नहा के आती हूँ और फिर दोनों साथ में दीदी के पास चलते हैं। ये बोल वो वॉशरूम में घुस गई। रूपा ने उसके कपड़े निकाले और वहीं बैठ गई। कुछ वक्त में रूहानी आए और रेडी होकर उसके साथ सलोनी के पास चली गई। जब वो उसके पास पहुंची तो देखा रानी उसके पास पहले से ही थी। उसे रूपा के साथ अंदर आते देखकर सलोनी ने कहा, आ गई तुम, कल से तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, पता नहीं तुम कहाँ हो। अरे दीदी वो हम कल आपके देवर का कमरा साफ करते हुए थक गए थे तो सो गए थे, माफ कर दो। ये कहते हुए वो सलोनी को गोद भराई के लिए रेडी करने लगी। उसे रेडी कर रानी और रूहानी ने उससे कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, और ये बोल रानी ने अपने आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। सलोनी ये सुनकर मुस्कुरा दी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, अरे जीजा जी कहाँ है दीदी, आज के दिन वो आपको कैसे अकेला छोड़ गए। सलोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, आज के दिन भी उनकी मीटिंग थी और पुरोहित जी के पास गए हैं उन्हें बुलाने कल के लिए, ताकि महापूजा की तारीख और सामान की लिस्ट बन सके। कोई नहीं, जल्दी आ जाएंगे, आप बस आराम से एंजॉय करो। ये कहते हुए उसने सलोनी को गले से लगा लिया। तभी वहां पर सुमित्रा जी आ गई। उन्हें देखकर रूहानी सलोनी से दूर हट गई। उसे घूर के देखते हुए उन्होंने कहा, कितना भी मना करो पर मनहूसियत आसपास आ ही जाती है, नजर उतार दूं मैं अपनी बेटी की। ये कहते हुए उन्होंने अपने साथ लाए लाल मिर्च और नमक उसके चारों तरफ घुमा के उनके साथ आए नौकरानी को देते हुए कहा, इसे अच्छे से आग में जला देना। उसने लेते हुए सर हिला दिया। सलोनी कुछ कहने को हुई तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़ उसे मना कर दिया। उसने भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया। सुमित्रा जी उसे रूपा के साथ नीचे भेज दिया और खुद थोड़ी देर में आने का कहा। उसके जाने के बाद वो रूहानी की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखते हुए बोली, सुन, तू यही रहेगी, नीचे आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो, समझी ना। उनकी बात पर रूहानी ने सर हिला दिया। उसके बाद वो रानी की तरफ मुड़ के थोड़ा शहद और तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोली, रानी देखो मुझे गलत मत समझना, पर मैं नहीं चाहती वहां तुम्हें सब ताने दे कि छोटी की गोद भराई हो रही गई और बड़ी को अभी भी कुछ नहीं है। बेटा तुम भी यही रहो, बाकी सब मैं देख लूंगी, ठीक है ना। उनके ये कहने पर रानी ने एक दबी मुस्कान के साथ उनसे कहा, जी आंटी आप चिंता मत करें, मैं नीचे नहीं आऊंगी, आप जाए। उसके कहने पर सुमित्रा जी रूहानी को घूर के देखते हुए वहां से चली गई। रूहानी को बहुत बुरा लगा था जब सुमित्रा जी ने रानी को ऐसा कहा था। वो देख रही थी रानी के आए चेहरे पर दर्द और दुख के निशान। उधर दूसरी तरफ सोम अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। वो इस वक्त नशे में धुत था और आज उसकी जो बेइज्जती रूहानी ने की उससे गुस्से में आग बबूला भी, और उससे ज्यादा रूपा की हंसी ने उसके गुस्से को बढ़ा रखा था। वो शराब पर शराब पिए जा रहा था कि तभी रूपा वहां रानी को खोजते हुए आ गई। वहां सोम को देखकर वो घबरा गई। सोम की नजर जब उस पर पड़ी तो उसका गुस्सा जैसे और बढ़ गया। उसकी कानों में सुबह जो हंसी रूपा की थी वो सुनाई देने लगी। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।